हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BHIC 134 की, जिसकी बुक का नाम है भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950 तक। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी और ध्यान रखना, ये वन शॉट वीडियो रहेगी, यानी सिंगल वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो सिंगल वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे, जबकि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। ठीक है, आगे बात करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हैदराबाद और मैसूर के स्वतंत्र राज्य के रूप में उद्भव पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है भाई, जो हैदराबाद है और जो मैसूर है, ये स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे इनका उद्भव हुआ। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है ना, तो आगे पहले मैप पे देखते हैं कि मैसूर और हैदराबाद ये है कहाँ पर है। ठीक है ना, ये पुराना मैप है। तो अगर आपको विजिबल हो रहा हो, ठीक है, तो आपका मैसूर यहाँ पर है। ठीक है, और ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, बाद में इंडिपेंडेंट हो जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद ये हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में जो शासक होते तो उनको निजाम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैदराबाद ना लिख के यहाँ पर निजाम्स डोमिनेशन लिखा है। ठीक है, डोमिनियंस लिखा है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको दिखा दिया भाई, यहाँ आपका हैदराबाद वाला पार्ट है और यहाँ आपका मैसूर है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ये वाला और ये हैदराबाद वाला हो गया, समझ आ गया, मैप पे विजिबल हो गया। तो ये किस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इनका उद्भव कैसे होता है, तो ये आपको बताना है। तो भारत के स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद और मैसूर का जो उद्भव है ना, वो मुगल साम्राज्य के पतन के और क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में के उदय का परिणाम था। ठीक है ना भाई, मुगल साम्राज्य का पतन होते ही, ठीक है, तो क्या होता है कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लग जाता है। जब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन की, तो उसका एक कारण ये भी था कि क्या हो रहा था भाई, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। तो मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय का परिणाम माना जाता है। ठीक है, हैदराबाद और मैसूर का उद्भव। ठीक है, समझ आ गया। और दोनों राज्य ने क्या अपनी विशिष्ट राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक संरचनाओं के माध्यम से स्वतंत्र पहचान बनाई है। ठीक है, तो इन दोनों ने ही क्या अपनी राजनीतिक रूप से सैन्य हो चाहे प्रशासनिक बात कर लें, तो अपने एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। हालांकि उनके विकास के पैटर्न और प्राथमिकताओं में कई अंतर है। ठीक है, अगर हम देखें भाई इनका विकास का तरीका क्या रहा, ठीक है, इनका प्रशासनिक संरचना की हम बात करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इनकी जो प्राथमिकता है उसमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि दोनों ने सेम संरचना नहीं अपनाई है, ठीक है, डेवलपमेंट करने की नहीं, तो कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके हम बात भी करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो पहले हम बात करते हैं भाई हैदराबाद के उद्भव की। ठीक है, कि हैदराबाद का उद्भव कैसे होता है। तो मुगल साम्राज्य का प्रभाव, पहले यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो हैदराबाद का गठन ना मुगल साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत के रूप में हुआ था। ठीक है, आपको पता है भाई, मुगल का प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा था, तो दक्षिणी प्रांत के रूप में हैदराबाद का गठन हुआ था। ठीक है, किसके, मुगल साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत के रूप में। ठीक है, प्रांत मतलब राज्य होता है। और निजाम आसफ झा, ठीक है ना, नाम आपको यह ध्यान रखना है, निजाम आसफ झा को 1713 में क्या बना जाता है, मुगल सम्राट ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, जो दक्कन पार्ट है, ठीक है, अपने इंडिया का, वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, और 1724 में निजाम ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, तो उसको सूबेदार नियुक्त किया, उसके बाद इसने क्या करा, जिसका प्रतिद्वंदी था उसको हराकर स्वतंत्र सत्ता, यानी कि खुद एक क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट ने सत्ता स्थापित कर ली 1724 में। ठीक है, और हैदराबाद के शासक को बेसिकली निजाम कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो निजाम आसफ झा, तो उसका नाम क्या है, आसफ झा है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना, समझ आया यहाँ तक। उसके बाद राजनीतिक संरचना, तो निजाम ने क्या करा भाई, मुगल के अधिकारियों को हटाकर अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। मैं आपको पीछे ही बताया भाई किस प्रकार से इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी, और निजाम ने क्या करा भाई कि जो मुगलों के जो अधिकारी थे उसको हटाकर अपने सत्ता को इसने क्या करा, सुदृढ़ करा, पावरफुल बनाया। और निजाम ने युद्ध हो गया, संधि हो गया, ठीक है, और जागीर देने के अधिकार अपने पास रखे। ठीक है, चाहे निजाम ने भाई युद्ध से रिलेटेड कोई बात करनी हो, ठीक है, चाहे कोई एग्रीमेंट करना हो, चाहे वो जागीर देने की बात आ जाए। जागीर मतलब क्या होता है भाई, जमीन। ठीक है, जागीर मतलब क्या होता है, जमीन। चाहे जमीन जमीन देने के अधिकार की बात आ जाए तो समय पास रख लिए। ठीक है, और मुगल का प्रभाव केवल औपचारिक धार्मिक गतिविधि जैसे कि खुतबा पढ़ने तक सीमित रहा। ठीक है ना,
तो मुगल का काम बेसिकली क्या रहा भाई, जो औपचारिक धार्मिक गतिविधि जो भी हो गई वहीं तक सीमित रह गया, बाकी जितने भी युद्ध संधि चाहे जागीर देने की बात आ जाए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जागीर वगैरह दी जाती थी, तो सब अधिकार उसने अपने पास रख लिए इस रीजन के, ठीक है ना। हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बात करूँ राजस्व और जागीरदार प्रणाली, ठीक है, राजस्व और जागीरदारी प्रणाली। तो हैदराबाद ने क्या करा भाई, राजस्व संग्रह के लिए जमींदारों और मध्यस्थों पर निर्भरता बनाए रखी, ठीक है। तो हैदराबाद ने क्या करा भाई, राजस्व संग्रह के लिए, राजस्व मतलब टैक्स कलेक्शन के लिए भाई जमींदारों और मध्यस्थों यानी कि जो बिचौली होते हैं ना भाई, तो मध्यस्थों पर निर्भरता बनाए रखी, ठीक है, उनको हटाया नहीं। और जागीरें वंशानुगत हो गई, ठीक है ना, मतलब कि मान लो कि एक के पास थी तो उसके बाद जो उसका वंश चल रहा है फिर उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो जागीरें वंशानुगत होती गई, जिससे जागीरदारों की शक्ति बढ़ गई, ठीक है। जागीरदार कौन हो गए, जिनको जागीरें मिल रही हैं, तो ये वंशानुगत हो गई, ठीक है, मतलब कि भाई वंश टू वंश, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होने लग गई, इससे जो जागीरदार है वो उनकी शक्ति और बढ़ गई, ठीक है, समझ आ गया। और राजस्व प्रणाली की बात करूं, और राजस्व प्रणाली में भी किसानों को ऋण और राहत प्रदान की गई, ठीक है। तो राजस्व प्रणाली मतलब कि भाई जैसे कि मान लो टैक्स भी लेना है, ठीक है, टैक्स लेना देना, ठीक है, चाहे लोन देने की बात आ जाए, तो ये सब कुछ हमारा राजस्व प्रणाली के अंतर्गत ही आ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो राजस्व प्रणाली में भाई क्या हुआ, किसानों को ऋण देना यानी कि लोन और राहत प्रदान की गई, ठीक है, लेकिन मध्यस्थों की भूमिकाओं के कारण ये कमजोर हो गई, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्व और जागीरदार प्रणाली, इसमें आप ये लिखोगे। उसके बाद सैन्य और प्रशासनिक संरचना, ठीक है। तो सेना के लिए भाई क्या हो गया, वित्तीय प्राथमिकता कम थी और वकीलों और जागीरदारों ने हैदराबाद की राजनीति को प्रभावित किया, ठीक है। चाहे वकील की बात कर ले चाहे जागीरदार की बात कर ले, ठीक है, तो इन्होंने हैदराबाद की जो राजनीति है, ठीक है, उसको प्रभावित किया। और बाकी सेना की बात है तो सेना के लिए जो वित्तीय प्राथमिकता थी ना वह काफ़ी कम थी, ठीक है। और प्रशासनिक संस्थानों ने भाई मुगल संरचना का पालन किया, लेकिन व्यक्तिगत लाभ का अधिक अवसर दिया, ठीक है ना। तो जो प्रशासनिक संस्थान थी भाई, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो मुगल संरचना है ना उसका पालन किया, मतलब कि जो मुगल संरचना जो मुगलों ने बना रखी थी उस प्रशासनिक संस्थानों ने उसका पालन किया, लेकिन जो इनके व्यक्तिगत लाभ थे ना उसको अधिक अवसर इन्होंने दिया, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद हम बात करते हैं मैसूर के उद्भव की, ठीक है ना। तो आपने हैदराबाद में क्या देखा भाई, वो निजाम था, ठीक है, धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करता है, खुद सत्ता सुदृढ़ करता है, वहाँ की राजस्व प्रणाली मैंने आपको बताई, सेना क्या चाहती थी वो बताई, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है, हैदराबाद के बारे में। अब मैसूर की मैं बात करूँ, ठीक है, मैसूर आपको मैंने मैप में दिखा दिया। तो मैसूर पहले क्या विजयनगर साम्राज्य का एक प्रांत था ये, ठीक है, आपको पता है भाई विजयनगर साम्राज्य जो है एक पावरफुल एम्पायर था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपने पढ़ा है अपने 133 वाले कोड में। तो मैसूर पहले क्या विजयनगर साम्राज्य का एक प्रांत था, और उसके बाद वोडेयार वंश ने इसे 17वीं शताब्दी में स्वायत्त राज्य में बदल दिया, ठीक है। फिर बाद में आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का भाई पतन हो जाता है, फिर उसके बाद जो ये मैसूर एक स्वतंत्र स्वायत्ता एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। तो ये वोडेयार वंश को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैसूर से रिलेटेड है। तो वोडेयार वंश ने इसे भाई 17वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1601 से लेकर 1700, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर 17वीं शताब्दी का मतलब 1700 से 1800 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो वोडेयार वंश ने इसे भाई 17वीं शताब्दी में एक स्वायत्त राज्य में बदल दिया, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान का योगदान, भाई मैसूर की बात करेंगे और हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात ना है तो यह अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो मैसूर में भाई हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्या योगदान था, इसमें जरूर हमें पढ़ना है। तो देखो, पहले हम हैदर अली की बात करें तो हैदर अली ने क्या करा भाई, सेना को सुदृढ़ किया, ठीक है, मजबूत किया। और पोलीगारो, ठीक है, पोलीगारो का मतलब क्या होता है भाई, स्थानीय प्रमुख, ठीक है, स्थानीय स्तर पर जो मेन लोग हैं प्रमुख हैं, ठीक है, तो उनको पोलीगारो कहा जाता है। तो इसने क्या करा भाई, सेना को मजबूत करा, ठीक है, हैदर अली ने। और क्या करा यहाँ पर भाई, इसने जो पोलीगार थे उनका प्रभाव समाप्त कर दिया, ठीक है, जो स्थानीय प्रमुख थे उनका प्रभाव कम करा। और 1769 में, ठीक है ना, अंग्रेजों को हराकर, ठीक है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और 1769 में क्या होता है, अंग्रेजों से झड़प में इसने क्या करा, अंग्रेजों को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके बाद टीपू सुल्तान की हम बात कर ले भाई, तो इसने क्या करा भाई कि उन्होंने मैसूर को एक शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक शक्ति बनाया, ठीक है भाई। इन्होंने मैसूर को एक ऐसा दिखाया कि बहुत पावरफुल है, ठीक है, इन्होंने भाई एक शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक शक्ति बनाया किसको, मैसूर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने हैदर अली का तो देख ही लिया, इसने क्या करा, यहाँ पर इसमें जो पोलीगार थे उसको तो प्रभाव खत्म ही कर दिया, ठीक है, सेना को मजबूत कर दिया। और यहाँ पर एक शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में इसको टीपू सुल्तान ने बनाया, ठीक है।
उसके बाद फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान क्या करता है भाई, इस टाइम पर फ्रांसीसी सैनिकों मतलब फ्रांस की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में कहीं ना कहीं अपना पैर पसार चुकी थी, ठीक है। आपको पता है कंपनियों का, अगर आप हिस्ट्री खोल कर देखते हो तो डच कंपनी, फ्रांस की सब कंपनी के बीच में ना बहुत व्यापार को लेकर हमेशा आप कह सकते हैं कंपटीशन बना रहता था। तो क्या होता है कि भाई फ्रांसीसी सैनिकों की मदद लेता है, ठीक है, टीपू सुल्तान। तो उसके बाद ये करता है भाई, सेना को आधुनिक बनाया इसने। तो मैसूर की सेना को इसने क्या करा भाई, आधुनिक बनाया फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से, ठीक है। और टीपू ने भाई कृषि और व्यापार में सुधार किए, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो भाई मैसूर किस प्रकार से इसका उद्भव हो रहा है, ठीक है ना। तो विजयनगर पार्ट था, उसके बाद कैसे स्वतंत्र हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो टीपू ने क्या करा भाई, कृषि और व्यापार में सुधार किया, लेकिन युद्धों के कारण स्थायी विकास में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि युद्ध लगातार होते रहते हैं और जब युद्ध चलते रहते हैं ना तो भाई विकास में तो बाधा आती है, ठीक है ना। तो इसने भाई कृषि में सुधार करे, व्यापार में सुधार करे, लेकिन एक युद्धों के कारण क्या हुआ, जो स्थायी विकास होता है ना, एक स्टेबल डेवलपमेंट, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है भाई। समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजस्व और सैन्य प्रणाली। तो हैदर और टीपू ने सीधे राजस्व नियंत्रण के लिए एक मजबूत नौकरशाही विकसित करी, ठीक है। तो इसने क्या करा भाई, दोनों ने ही राजस्व नियंत्रण के लिए, जो टैक्स पर कंट्रोल रहे उसके लिए एक मजबूत नौकरशाही विकसित करी, ठीक है। नौकरशाही मतलब अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो कि टैक्स कलेक्शन में या टैक्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। और भूमि कर बढ़ाया गया और कृषि विकास को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। मतलब इसने भाई क्या करा, भूमि पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाया और कृषि विकास पर इन्होंने प्रोत्साहन दिया, ठीक है। क्योंकि पता है इनको, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम अगर मतलब आगे बढ़ाएंगे तो उतने हमें टैक्स मिलना है। तो इन्होंने क्या करा भाई, कृषि विकास को प्रोत्साहन दिया और सेना को नियमित वेतन दिया गया, और जिससे अनुशासन सुनिश्चित हुआ, ठीक है ना। ये होता है ना कि भाई सेना, हाँ सेना को भाई क्या कर रहे हैं, उसको वेतन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है भाई, अनुशासन नहीं बनता है। तो इन्होंने सेना को नियमित वेतन दिया, ठीक है, और जिससे अनुशासन भाई सुनिश्चित रहा, ठीक है। समझ आ गया, राजस्व और सैन्य प्रणाली में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद युद्ध और संघर्ष, ठीक है। तो मैसूर को भाई अंग्रेजों, मराठाओं और हैदराबाद के साथ लगातार संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना। समझ आ गया भाई, मैसूर को अंग्रेजों, मराठा और हैदराबाद तीनों के साथ क्या करना पड़ा, लगातार संघर्ष करना पड़ा। और 4 एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लगातार आप देख रहे युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है, मैसूर युद्धों। तो 4 एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद क्या हुआ, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया भाई, ये था भाई हमारा हैदराबाद और मैसूर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकेले भी आ सकता है, दोनों साथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे हैदराबाद का सेपरेटली पूछ ले, चाहे मैसूर का सेपरेटली पूछ ले, दोनों का मिक्स पूछ ले, कैसे पूछ सकता है आपको पता होना चाहिए भाई। हैदराबाद मैसूर किस प्रकार से इनका उद्भव हुआ है, ठीक है, इन्होंने किस प्रकार से अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई, ठीक है, किसके साथ इनको संघर्ष करना पड़ा, ये सब आपको डिस्कस करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ब्रिटिश की बंगाल विजय की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आपको पता होगा भाई, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अपने पैर पसारे, ठीक है। हाँ, वहीं से इन्होंने भाई अपना अधिकार जमाया, फिर पूरे इन्होंने इंडिया में फैल गए, ठीक है। तो ब्रिटिश की, ठीक है ना, कि बंगाल विजय की जो प्रक्रिया है वो आपको बेसिकली बताना है, किस प्रकार से इन्होंने बंगाल पर विजय पाई, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, आगे देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आपको पता है भाई एक कंपनी आई थी, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या करा, ये भारत में फैलने लग गए, ठीक है। और बेसिकली का काम क्या था भाई, भारत को एक कच्चे माल के रूप में देखना, ठीक है ना, भारत को बेसिकली लूटना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई 1757 से लेकर 1765 के बीच बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने कब भारत पर अपना भारत कह रहा हूँ, बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करा, तो आपको ध्यान रखना है भाई 1757 से लेकर भाई 65 तक, ठीक है ना, 1765 तक, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो 1757 से लेकर 1765 तक इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करा। अलग अलग भाई यहाँ पर क्या आते हैं, नवाब आते हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो किस प्रकार से भाई संघर्ष होता है, फिर बाद में फिर ये एंड मौके पे क्या होता है, बंगाल पर इनकी पूरी तरीके से विजय हो जाती है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है इस कंपनी का, ठीक है ना। समझ आ गया। और ये जो प्रक्रिया है ना भाई, प्लासी और बक्सर जैसे निर्णायक युद्धों के साथ नवाबों की जो आंतरिक स्थिरता है, ठीक है, और ब्रिटिश षड्यंत्र और आर्थिक नियंत्रण की कोशिशों पर आधारित थी, ठीक है ना।
ये मतलब कि जो पूरी प्रक्रिया है ना इनके विजय की ब्रिटिशों की, तो ये प्लासी हो गया, चाहे बक्सर युद्ध हो गया, ठीक है, सब बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। चाहे नवाबों की जो आंतरिक अस्थिरता है, ठीक है भाई, इनके अपने ही क्या कर रहे हैं, इनको गिराने की सोच रहे होते हैं, ठीक है, ब्रिटिश षड्यंत्र कुछ चाले चल रहा होता है, ठीक है। आर्थिक नियंत्रण की जो कोशिश है सब क्या होती है भाई, इससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है विजय प्राप्त करती है, ठीक है। ये सब ये कारण है, ठीक है ना। और 3 नवाब, ठीक है, मतलब कि इन 8 वर्षों में टोटल देख रहे हो 57 से लेकर 65 तक टोटल 8 साल हो गए। इन 8 वर्षों में भाई 3 नवाब, जैसे कि हमारा बताऊं यहाँ पर सिराजुद्दौला, ठीक है, मीर जाफर और मीर कासिम, इन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो 8 सालों में इन तीनों ने शासन किया है, ठीक है, लेकिन क्या वो ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए, बहुत कोशिश करी लेकिन ये नहीं हो पाए, ठीक है। समझ आ गया आपको। आगे देखो, तो पहला यहाँ पर आता है भाई सिराजुद्दौला, ठीक है, और ब्रिटिश कब से कब तक, 1756 से लेकर 1757 तक, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला ब्रिटिश के बीच में जो जो हुआ उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नवाब, फिर तीसरा, जो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है, जब भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद तो हम बात करते हैं भाई, हमने देखा ना भाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में क्या चला, तो पहले हम सिराजुद्दौला के शासन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो सिराजुद्दौला है ये, ठीक है, इनका जो शासन है भाई 1756 में अपने नाना अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है। तो भाई जो इनके नाना है, ठीक है, अली वर्दी खान, ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं भी लिखना चाहो तो चल जाएगा, ठीक है, ये वर्ड भी लिख सकते हो और आप अपना क्वेश्चन चालू आंसर चालू कर सकते हो। तो सिराजुद्दौला जो है भाई 1756 में अपने नाना अलवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं, और उनके शासनकाल की शुरुआत में ही क्या उनको आंतरिक और भारी चुनौती देखनी पड़ी, ठीक है। आंतरिक मतलब खुद के परिवार से कह लो, ठीक है, या उनके खुद जहाँ जब वो शासन कर रहे खुद के परिवार से, और भारी चुनौतियां तो थी, ठीक है। उनको शासन स्टार्ट होते ही उनको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। देखो, जो उनकी बुआ थी, ठीक है, घसीटी बेगम, नाम देख रहे हो, ठीक है भाई, घसीटी बेगम, और चचेरे भाई शौकत जंग, ठीक है ना, उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, ठीक है भाई। शासन करते हुए देर हुई नहीं, अपनों ने गिराना चालू कर दिया, हकीकत में भी यही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो घसीटी बेगम है उनका चचेरा भाई शौकत जंग है, ठीक है, इसने क्या करा भाई उसके विरुद्ध, जो सिराजुद्दौला है उसके विरुद्ध क्या करना, षड्यंत्र करने लग गया ये, ठीक है। और दरबार के प्रभावशाली सदस्य जैसे कि भाई जगत सेठ हो गया, उमीचंद हो गया, राय दुर्लभ हो गया, और मीर जाफर उनके विरोध में थे, ठीक है भाई। ये मीर जाफर आगे बनता है, ठीक है नवाब। तो दरबार के जो दरबारी भी है ना, जो सदस्य हैं दरबार के, ठीक है, वो भी भाई क्या थे, इसके विरोध में थे, किसके, सिराजुद्दौला के, ठीक है। चाहे में नाम आप देख सकते हो, जगत सेठ, उमीचंद, राय दुर्लभ और मीर जाफर, ये उनके विरोध में थे, जो कि इनके दरबार के सदस्य भी थे, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते व्यापारिक और सैन्य प्रभाव ने उनकी सत्ता को खतरा पहुंचाया, ठीक है। और इस टाइम पर धीरे धीरे क्या हो रहा था भाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसका व्यापारिक और सैन्य प्रभाव थोड़ा बढ़ रहा था, जिसने क्या इनकी जो सत्ता है ना सिराजुद्दौला की, उसको खतरा पहुंचाया है, ठीक है। आगे देखो, तो ब्रिटिश और नवाब के बीच विवाद, ठीक है, पहले हेडिंग आपकी ये बनेगी और मेन क्वेश्चन यहां से चालू है, ध्यान रखना। तो देखो भाई, कंपनी ने क्या करा भाई, बिना नवाब की अनुमति के कलकत्ता में किलेबंदी कर दी भाई। भाई जिसका शासन चल रहा है उससे अनुमति ली नहीं और बना दिया, तो कंपनी के बिना, ठीक है ना, कंपनी ने क्या करा भाई, मतलब कि बिना नवाब की अनुमति लिए, परमिशन लिया करा, किलेबंदी कर दी, ठीक है, कलकत्ता में। और ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया, ठीक है। पहले तो हुआ क्या था ना भाई, बंगाल में अपना व्यापार करने लग गए, तो इनको तो जो बंगाल पे शासन कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने भाई इनको अनुमति दे दी व्यापार करने की, और उनको भाई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाए, ठीक है ना, और यही बाद में इनको महंगा पड़ा, ठीक है। तो यही हुआ, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या करा, अपने जो उनको व्यापार का विशेष अधिकार मिल गया था बंगाल के अंदर, इन्होंने इसका गलत फायदा उठाया और स्थानीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, ठीक है ना, क्योंकि तो विदेशी व्यापार कर रहे हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं और इनके बीच प्रतिस्पर्धा हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्थानीय जो व्यापार है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, और कंपनी ने भाई राजवल्लभ के बेटे कृष्णदास को शरण दी, ठीक है, जिसने नवाब को क्रोधित कर दिया, ठीक है। और सिराजुद्दौला ने भाई क्या करा, कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई। जो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब है, इसने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, जिससे ब्रिटिश और नवाब के बीच खुला संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना कहानी चल क्या रही है, ठीक है भाई। किलेबंदी कर दी, उसके बाद इन्होंने अपना विशेष अधिकार का दुरुपयोग करा, उसके बाद सिराजुद्दौला और जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, जिससे ब्रिटिश और नवाब के बीच में एक संघर्ष छिड़ गया, ठीक है।
और यहीं पर आता है भाई प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है ना, जो कि नवाब और बेसिकली अंग्रेजों के बीच में था, ठीक है। तो ब्रिटिश सेना रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तो ब्रिटिश सेना भाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से आती है, ठीक है, ये भी अंग्रेज है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो ब्रिटिश सेना जो होती है भाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, इसकी लीडरशिप में मद्रास से आती है, ठीक है। और जो सिराजुद्दौला यानी कि सिराज है, उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, ठीक है। और मीर जाफर उसके दरबारी हैं, इस दरबार के सदस्य, ठीक है, मीर जाफर और दुर्लभ जैसे जो भाई सिराज के दरबारी ब्रिटिश के साथ मिल गए। कहते हैं ना भाई अपने धोखा देते हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सच कहते हैं भाई। क्या हुआ, जो इस सिराजुद्दौला है, ठीक है, इसके जो दरबारी थे मीर जाफर और ये जो राय दुर्लभ थे, क्या भाई ब्रिटिशों के साथ मिल गए जाके, ठीक है, और सब कुछ बता दिया उसके बारे में। और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है ना, ठीक है, प्लासी का मतलब कि प्लासी में हुआ, ठीक है ना, प्लासी जगह है, प्लासी में युद्ध, इसलिए प्लासी का युद्ध से बोला जा रहा है। और मीर जाफर की गद्दारी और अन्य साजिशों के कारण सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है ना भाई, सारे भेद तो दे ही दिए इन्होंने, ठीक है। तो मीर जाफर राय दुर्लभ ने ही ब्रिटिशों के साथ मिल गए, और यही क्या हुआ, इससे कारण क्या हुआ भाई, जो मीर जाफर की गद्दारी कह लो, ठीक है, और जो अन्य साजिशों के कारण क्या हो जाता है, ये हार जाता है। और सिराज को पकड़कर मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर मार दिया गया, ठीक है ना। तो वैसे सिराजुद्दौला इसको पकड़कर मीर जाफर के जो बेटा है ना मीरन के आदेश पर क्या भाई मार दिया गया, ठीक है। समझ आ गया क्या कह रहा हूं मैं, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद मीर जाफर और ब्रिटिश, ठीक है, आपको मीर जाफर बहुत बार सुनाई दे रहा है। तब ये नवाब बनता है, ठीक है, 1757 से लेकर 60 तक चलता है, ठीक है। तो मीर जाफर और ब्रिटिश, ठीक है ना, तो मीर जाफर भाई कह लो बिल्कुल एक तरह से कठपुतली की तरह बन गया इनका, ठीक है, ब्रिटिशों का। तो ये आगे आपको देखना है, ठीक है। तो नवाब के रूप में भाई मीर जाफर का शासन, ठीक है भाई, सिराजुद्दौला तो गया, मर गया वो। तो अब होता है क्या भाई, मीर जाफर को ब्रिटिश ने नवाब बना दिया, ठीक है भाई, मीर जाफर बन गया नवाब, ठीक है ना। और उन्होंने भाई ब्रिटिश को भारी धन और उपहार दे दिए, ठीक है, जो मीर जाफर है भाई इसने क्या करा, ब्रिटिशों को भारी धन दे दिया, उपहार दे दिया, तो नवाब बन गया ना, बहुत खुश हो रहा है ये। और उसके बाद क्या करा भाई, ब्रिटिश ने मीर जाफर से लगभग 17 लाख रुपए उपहार और मुआवजे के रूप में प्राप्त किए, ठीक है भाई। तो ब्रिटिशों ने क्या करा भाई, मीर जाफर 17 लाख रुपए उपहार और मुआवजे के रूप में ले लिए। और मीर जाफर जो था ना बेसिकली ब्रिटिश के अधीन एक कठपुतली नवाब बन गए, ठीक है, क्योंकि इनके आदेशों का पालन कर रहा है। जो सिराजुद्दौला था वो बिल्कुल नहीं मानता था, ठीक है, वो अपने अपने दम पर कह लो बिना किसी के नियंत्रण में काम करता था। लेकिन मीर जाफर बेसिकली क्या हुआ, वो षड्यंत्र करके आया है, ठीक है, और बेसिकली कठपुतली की तरह नवाब बन के रह गया है, ठीक है ना। तो इसका शासन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आंतरिक समस्याएं, ठीक है, जमींदार जैसे कि मैं बात करूं भाई, मैदानपुर के राजा राम सिंह हो गए, पूर्णिया के भाई हिजर अली खान हो गए, ठीक है, ये इन्होंने क्या करा भाई, मीर जाफर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है, सारे जमींदार थे ये, ठीक है। इस जगह से एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इन्होंने मीर जाफर के विरुद्ध में भाई खिलाफ विद्रोह कर दिया। और सैनिकों को भाई नियमित वेतन ना मिलने के कारण वो बगावत पे के मूड में थे भाई, सैनिकों को वेतन भी नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको मैसूर का एग्जाम्पल दिया था, सेना बगावत ना कर दे, वहां पर उन्होंने क्या करा था, उनको नियमित रूप से वेतन दिया था, ठीक है, जिससे भी डिसिप्लिन बना रहा, ठीक है, कोई बगावत नहीं हुई। तो यहाँ पर भाई सैनिकों को नियमित वेतन भी नहीं मिल रहा, जिससे क्या हो गया, यहाँ पर वो बगावत के मूड में आ गए, ठीक है, वही विद्रोह करने के मूड में आ गए। और उनके दरबार में जैसे जो राय दुर्लभ और अन्य अधिकारियों की वफादारी संदिग्ध थी, ठीक है ना। ये जो राय दुर्लभ था ये सिराजुद्दौला के दरबार में भी था, ठीक है, तो उनके दरबार में जो राय दुर्लभ थे, ठीक है, किसके, मीर जाफर के। और जो अन्य अधिकारी थे उनकी जो वफादारी है ना भाई, वो संदिग्ध थी, मतलब शक था उस पर, ठीक है, कि भाई ये निकल सकता है, ये भी जैसे उसके साथ है ऐसे मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। और मुगल सम्राट के पुत्र शाह आलम ने क्या करा भाई, बंगाल की गद्दी पर दावा करने की कोशिश कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर मुगल सम्राट का जो पुत्र है शाह आलम, इसने क्या करा भाई, बंगाल की गद्दी पर अपना दावा करने की ने क्या कर दी भाई, कोशिश कर दी भाई, कि मैं सत्ता में मेरा हाथ है, ठीक है भाई, सत्ता मैं लूंगा, ऐसा सब समझ सकते हो। तो बेसिकली मान लो कि एक सीट है ना, सब बोल दे भाई सब मेरा अधिकार है, इस पर मैं बैठूंगा। तो इसने ऐसे सत्ता के लिए भाई क्या कर दिया, अपना दावा इन्हें पेश कर दिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रिटिश असंतोष, ठीक है, तो होता है क्या, जो ब्रिटिश मीर जाफर हैं, ठीक है ना, ये डच कंपनी से संबंधों ने ब्रिटिश को नाराज कर दिया, ठीक है। तो मीर जाफर क्या करता है, जो डच कंपनी मैंने बताया, फ्रांस की कंपनी, डच कंपनी इस टाइम पर आ रही थी। तो मीर जाफर ने क्या करा भाई, डच कंपनी से अपने संबंध बना लिए, ठीक है, जिससे क्या ब्रिटिश जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी है वो नाराज हो गई, ठीक है। और ब्रिटिश की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मीर जाफर असमर्थ थे, ठीक है, क्योंकि एक तरह से कठपुतली की तरह काम कर रहा था, ठीक है भाई, इनकी डिमांड थी ब्रिटिश इंडियन कंपनी की, तो इसकी बढ़ती मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे। और अंततः ब्रिटिश ने मीर जाफर को हटाकर उनके
दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसने इसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई मीर कासिम और ब्रिटिश, ठीक है ना, 1760 से लेकर 1764 तक, ठीक है ना। आगे देखो, तो शासन और सुधार, ठीक है भाई। तो मीर कासिम ने क्या करा भाई, नवाब बनने के लिए ब्रिटिश को बड़ी रकम और 3 जिले दे दिए भाई, ठीक है ना, बर्दवान, मिदनापुर, ठीक है, और चटगांव, ठीक है ना। तो इसने क्या करा भाई, बड़ी रकम दे दी मीर कासिम ने नवाब बनते ही, और 3 जिले दे दिए भाई, ठीक है। और उन्होंने भाई राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, मतलब कि पहले राजधानी भाई बंगाल की मुर्शिदाबाद थी, अब उसको मुंगेर बना दिया, ठीक है, ताकि ब्रिटिश प्रभाव से दूर रह सके, ठीक है ना, मतलब कि राजधानी दूर कर दी। अब इससे क्या होगा ना भाई कि पहले क्योंकि यहाँ पर मान लो कि अंग्रेजों का नियंत्रण है, तो अब इससे इन्होंने क्या करा भाई, मुंगेर को स्थानांतरित कर दिया, अपनी राजधानी चेंज कर दी। अब इससे क्यों करा, ताकि ब्रिटिश जो प्रभाव है वो दूर रह सके ब्रिटिशों के प्रभाव से, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ, प्रशासन और सेना में सुधार कर इसे अधिक कुशल बनाया, ठीक है। इसने क्या करा भाई, प्रशासन और सेना में सुधार करके इसे और अधिक कुशल बनाया, ठीक है। बेसिकली प्रशासन में काम करा, ठीक है, और सेना पे भी किसने काम करा, ठीक है, उसको और कुशल बनाया। उसके बाद ब्रिटिश के साथ टकराव हो जाता है, ठीक है, इस मीर कासिम का, उसके हम बात करते हैं। तो मीर कासिम ने क्या करा भाई, ब्रिटिश के व्यापार विशेष अधिकारों का विरोध किया, ठीक है, ठीक है। मीर कासिम बन गया नवाब, लेकिन भाई इसको कह सकते हैं भाई अंदर अंदर से भाई खुश नहीं था ये, कि भाई जो ये ब्रिटिश ईस्ट कंपनी जो इसके विशेष अधिकार है ये सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर ही अंदर भाई जो बंगाल है उसको प्रभावित तो कर ही रही है, वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी उनको ही प्रभावित कर रही है। तो मीर कासिम ने ब्रिटिश के जो विशेष अधिकार थे इसका विरोध किया, ठीक है, और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दस्तक, ठीक है ना, कर मुक्त व्यापार अनुमति का दुरुपयोग हुआ, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली से कर नहीं लिया जा रहा था, ठीक है, इन ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो हुआ क्या, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो दस्तक है ना, दस्तक का दुरुपयोग हुआ। दस्तक क्या है भाई, कर मुक्त व्यापार अनुमति है, ठीक है ना, इसका उन्होंने क्या करा भाई, दुरुपयोग करा, जिससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो गया, ठीक है भाई। भाई बाकी व्यापारी कर दे रहे हैं, ये कर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे भाई स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो गया। और ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को कम कीमत पर माल बेचने के लिए मजबूर करा, ठीक है भाई। जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ठीक है, इस कंपनी के, इन्होंने क्या करा, स्थानीय लोगों को, ठीक है, जो बंगाल के स्थानीय लोग हैं उनको कम कीमत पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर कर दिया। भाई इनका माल बिक ही नहीं रहा है, तो कम कम रेट पे बेचेंगे, ठीक है, मजबूर किया, जिससे नवाब का जो राजस्व है वो घट गया, ठीक है भाई। भाई बेच कम रहे हैं, ठीक है, मतलब कम रेट पर बेच रहे हैं, जिससे जो टैक्स है वो कम देंगे, ठीक है, जिससे नवाब का जो राजस्व है वो घट गया। और मीर कासिम ने क्या करा भाई, ब्रिटिश को रोकने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष और बढ़ गया, ठीक है। इस मीर कासिम ने भाई सोचा इनके विशेष अधिकार को रोकने चाहिए, ठीक है, तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष और बढ़ जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बक्सर के युद्ध की, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है भाई हिस्ट्री में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह भी, तो सबको आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपसे एग्जाम में आएगा। उसके बाद बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो मीर कासिम ने भी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाऊ दौला के साथ गठबंधन कर लिया, ठीक है, मतलब कि इन्हें कोलिजन कर लिया, ठीक है। जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है, ठीक है, अवध के जो नवाब है भाई, ठीक है, सुजाऊ दौला के साथ इन्हें गठबंधन कर लिया। और 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ने इस गठबंधन को भी हरा दिया, ठीक है भाई। ये आपस में सारे एक हो गए, तो इन्होंने भाई कर दिया विद्रोह, ठीक है, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि कंपनी के खिलाफ। लेकिन ये भी क्या, इस गठबंधन को हरा दिया गया, ठीक है, समझ आ गया। और इस युद्ध ने क्या करा भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश वर्चस्व को पक्का कर दिया, ठीक है भाई। इससे हुआ क्या कि जो ब्रिटिश वर्चस्व है ना भाई, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, इसको मतलब कि कह सकते पक्का कर दिया। अब तो क्या है, इन अंग्रेजों का, इन ब्रिटिशों का पूरा नियंत्रण बेसिकली हो गया है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अभी 64 तक हुआ है, ठीक है ना। मीर कासिम के बाद की स्थिति क्या रही, ठीक है, 1764 से लेकर 65 तक, ठीक है ना। तो उसकी हम बात करते हैं, देखो, तो मीर जाफर की पुनः नियुक्ति, ठीक है भाई, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, ठीक है ना। अब मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर की ये फिर से नियुक्ति कर देते हैं, मतलब कि नवाब के रूप में, ठीक है। तो बक्सर की जीत के बाद जीत गए भाई, इन्होंने गठबंधन भी बना लिया, फिर भी जीत गए अंग्रेज, ठीक है। बक्सर की जीत के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या करा, मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया, ठीक है ना, फिर से बन गया ये। और मीर जाफर ने 3 जिले ब्रिटिश को सौंप दिए और उनके व्यापार को कर मुक्त कर दिया, ठीक है ना, जो कि मीर कासिम ने विरोध किया था, ठीक है।
तो वो की दुरुपयोग कर रहे थे, वापस उनको फिर क्या है जो दस्तक था, कह लो एक कर मुक्त व्यापार था, उसको फिर से कर मुक्त कर दिया। ठीक है, 3 जिले ब्रिटिश को सौंप दिए वापस, और उनके व्यापार को फिर से कर मुक्त कर दिया। ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद दीवानी अधिकार का अधिग्रहण है। ठीक है ना, अभी दीवानी अधिकार क्या, इसके बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दीवानी का मतलब बेसिकली क्या, राजस्व संग्रह करना। ठीक है, दीवान एक संस्था होती थी पहले। ठीक है, दीवानी से क्या, पहले आप दीवान को समझो। ठीक है, दीवान एक संस्था होती थी भाई, जो कि वित्तीय प्रणाली जो है ना उसका पूरा देखभाल करती थी। ठीक है, कि टैक्स मतलब कि कितने रेट पर लेना है, क्या नहीं लेना है, तो पूरा जितना भी वित्तीय संबंधित जो भी मामले हैं वो दीवान एक कह सकते विभाग है जो कि देखता था। ठीक है, और दीवानी बेसिकली क्या है, राजस्व संग्रह करना। ठीक है ना, तो दीवानी अधिकार का अधिकरण कर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, जो कि मद्रास से अपनी सेना लेके आया था। ठीक है, बताया था मैंने आपको पीछे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा भाई, 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता कर लिया। ठीक है, और इस समझौते के तहत क्या हुआ भाई, मुगल सम्राट ने ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो भाई इसने रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय है उसके साथ क्या कर लिया भाई, समझौता कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और इस समझौते के तहत जो मुगल सम्राट है इसने क्या करा, ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है ना उनका वर्चस्व तो पक्का कर ही दिया है। ठीक है, पीछे मैंने आपको बता दिया है इन अंग्रेजों का, लेकिन यहाँ का जो दीवानी अधिकार है ना भाई, ठीक है, दीवानी अधिकार यानी राजस्व संग्रह का अधिकार वो भी दे दिया इनको। ठीक है, अंग्रेजों को। और प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां नाम मात्र नवाब के पास रही। ठीक है भाई, प्रशासनिक मतलब कि प्रशासन चलाने की, और चाहे वो सैन्य शक्ति की बात करें वो नाम मात्र की रही। ठीक है, वो सारी तो ब्रिटिशों के पास थी। ठीक है ना, लेकिन वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिश के पास चला गया। ठीक है भाई, दीवानी अधिकार भी दे दिए, जहाँ से जो राज है, जो कह लो शासन मजबूत होता है। ठीक है, टैक्स से, वो सब किसको मिल गया भाई, दीवानी का अधिकार इन ब्रिटिशों को मिल गया। अब जो नवाब है ना इनके पास एक नाम मात्र का क्या रहा, बस एक क्या भाई कहने का नवाब था। ठीक है, सैन्य शक्तियाँ रही, प्रशासनिक रही, लेकिन वास्तविक जो पावर है वो किसके पास चली गई है, वो ब्रिटिशों के पास चली गई। ठीक है, समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, चर्चा कीजिए। ठीक है ना, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके 100 साल बाद, ठीक है ना, 1857 हमारा क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है, कह लो 1857 की क्रांति कह लो, 1857 का विद्रोह कह लो। इसके बेसिकली क्या कारण थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चाहे आप उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो 1857 क्रांति भारतीय इतिहास में भाई पहला सबसे बड़ा, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ हुआ ये विद्रोह। ठीक है, अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, अब उसके क्या कारण थे इस विद्रोह के, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है हमारा ये। तो आपको लेकिन ध्यान रखना है, सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम जो होता है वो पहला, जो पहले की बात करो हुए तो बहुत आगे। ठीक है, वो 1857 की क्रांति ही थी। ठीक है ना, समझ आ गया। और ये क्या बेसिकली ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष का नतीजा था, क्योंकि भाई जितने भी लोग थे ना वो ब्रिटिश शासन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उनको लग रहा था भाई हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे ये। तो ब्रिटिश शासन के असंतोष का नतीजा था बेसिकली क्रांति, जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक कारणों से हुई है। तो ये जितने भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारण ये सब डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली इस क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, समझ आ गया। देखो, तो पहले हम बात करते हैं भाई आर्थिक कारण की। ठीक है ना, तो आर्थिक कारण में आप क्या बताओगे, किसानों का शोषण। ठीक है ना, तो किसानों का शोषण इस टाइम पे हो रहा था। ठीक है ना भाई, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ठीक है, और महालवाड़ी, ठीक है, प्रणाली से किसानों पर भारी भरकम कर लगाया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का क्वेश्चन तो मैंने ले रखा है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये ना कुछ सिस्टम है, स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया, जो इससे किसानों पर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो इन तीनों के कारण ही क्या हुआ, किसानों पर भारी भरकम कर लगा दिया गया। ठीक है, जैसे कि मैं स्थायी बंदोबस्त की बात करूं तो उसमें क्या कर देंगे भाई, इसमें कर फिक्स कर देते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट होता है। ठीक है भाई, तो उन्होंने कर फिक्स कर दिया, चाहे फसल तुम्हारी बेकार हो, ठीक है, फसल बिक्री हो या ना बिक्री हो, ठीक है, तुम्हें उतना ही कर देना पड़ेगा और निश्चित डेट को। ठीक है ना, तो स्थायी बंदोबस्त था। तो ऐसे कुछ सिस्टम इन्होंने लागू कर दिए किसानों पर, जिससे उनको भारी भरकम से कर लगाया। तो किसानों का बेसिकली शोषण हो रहा, तो किसान इससे खुश तो होंगे ही नहीं, और किसानों से अधिक कर वसूलने के कारण वे साहूकारों के कर्ज में डूब गए। ठीक है भाई, अब देखो भाई, इनको अपना काम तो करना है किसानी का, ठीक है, और फसल बिक नहीं रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, साहूकारों से बार बार कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ऋण लेते हैं भाई, और तो साहूकार का इनके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है। ठीक है ना,
बचने के लिए मतलब क्या होता है, साहूकार से कर्ज लेते हैं और एक किसान जो होता है भाई कर्ज में डूब जाते हैं और अंततः अपनी जमीनें ही खो बैठते हैं। ठीक है, जो इनकी जमीनें थी फिर वो साहूकार के हाथ में चली जाती हैं, तो जमीनें खो बैठते हैं। ठीक है, और साहूकार और सरकारी अधिकारियों के गठजोड़ ने ग्रामीण समाज में गहरी नाराजगी पैदा करी। ठीक है, साहूकार कह लो, ठीक है, और एक जमींदार भी आप कह सकते हो। साहूकार, जमींदार, जो सरकारी जितने भी अधिकारी है ना ये, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, इनका जो ग्राम गठजोड़ था ना, इसने ग्रामीण समाज में, ठीक है, जो कि बेसिकली किसानी कर रहा है, ठीक है, उसमें गहरी नाराजगी उत्पन्न कर दी, जो कि भाई आगे जाके इस क्रांति का कारण ही बनता है, क्योंकि किसान इनसे खुश नहीं थे, अंग्रेजों से ये असंतोष थे। ठीक है, मतलब कि असंतुष्ट थे, जो कि आगे जाके इनका योगदान भी रहता है विद्रोह में, जो कि शामिल भी होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद हस्तशिल्प और उद्योगों का विनाश। ठीक है भाई, हस्तशिल्प मतलब होता है जो ऐसी वस्तु जो हम हाथ से बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो हस्तशिल्प और उद्योगों का विनाश होने लग रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश नीति ने क्या करा भाई, जो पारंपरिक उद्योग है ना, पारंपरिक उद्योग का मतलब है जो कि पहले से चले आ रहे हैं, जो लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसों को बेसिकली बर्बाद कर दिया। ठीक है, सस्ते ब्रिटिश माल के कारण कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। ठीक है भाई, जो ये ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, ये सस्ता माल बेचते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग थे भाई वो थोड़ा इससे क्वालिटी का, ठीक है, और थोड़ा महंगा बेचते थे। तो क्या हुआ भाई, सस्ते ब्रिटिश माल के कारण क्या हुआ, जो यहाँ पे जो हस्तशिल्प के कारीगर थे, ठीक है, ऐसी वस्तु जो हाथ से बना रहे हैं, ठीक है, और जो बुनकर हैं बेसिकली वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, उनका माल ही नहीं बिक रहा, तो ये अंग्रेजों के कारण हुआ। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद जमींदारों का असंतोष। अभी तो ये सारे आर्थिक कारण चल रहे हैं। आर्थिक कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जमींदार हो गया, ठीक है, किसान हो गया, कहीं ना कहीं आर्थिक प्रणाली में ही आते हैं। ठीक है, जैसे टैक्स सिस्टम लेना, मतलब टैक्स सिस्टम जो लागू करा गया है इन पे, जमींदारी, सब आर्थिक में ही आते हैं। ठीक है, जमींदारों का संतोष भी इस टाइम पे था। कैसे भाई, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या करा भाई, भूमि नीतियों ने जमींदारों की संपत्ति छीन ली। ठीक है, इन्होंने क्या करा आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक फिक्स स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। ठीक है, इनका काम था भाई जमींदारों का कि समय पर, ठीक है, टैक्स वसूलना है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर एक सूर्यास्त विधि होती थी। क्या होती थी भाई, सूर्यास्त विधि होती थी, सूर्यास्त विधि। ठीक है, जो कि क्या भाई, जमींदार को सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है ना, निश्चित डेट पर टैक्स देना होता था। ठीक है, जमा कराना होता था, बेसिकली आप कह सकते हो। तो ये ऐसी जो नीति थी, और मान लो कि जमींदार टैक्स ना दे पाया, ठीक है, टैक्स मतलब कि जमींदार कहाँ से लेके आएगा, जमींदार लाएगा भाई किसानों से। कहाँ से लाएगा, किसानों से लेकर आएगा टैक्स। ठीक है, मतलब कर लेके आएगा, लेकिन किसानों की फसल चौपट हो रखी है, ठीक है, उतने बिक नहीं रही है, तो किसान भी भाई कर देने में लेट कर देते थे। ठीक है, दे देते थे कर्ज लेकर, ठीक है, ऋण लेकर, लेकिन भाई उनको टाइम लग रहा है, उस डेट पर वो दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में क्या भाई, कर निश्चित कर रखा है और डेट, उस डेट को देनी ही है जमींदारों को, तो जमींदार यहाँ से भाई टैक्स टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और सूर्यास्त विधि लागू कर रखी है, यानी कि टाइम पर कर नहीं दिया, तो क्या होगा, जमींदार की जो जमीन है वो नीलाम हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रिटिश भूमि नीतियों ने क्या करा भाई, जमींदारों की संपत्तियां छीन ली, तो यानी भूमि नीलाम हो जाएगी, तो संपत्तियां गई ना, तो इससे जमींदारों में भी असंतोष उत्पन्न होने लगा, और जमींदार क्या भाई, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, समझ आ गया। ये तो हो गया भाई हमारा आर्थिक कारण। उसके बाद है राजनीतिक कारण। ठीक है, कि हमारा राजनीतिक कारण किस प्रकार से रहा। ठीक है, तो इसमें देखो, तो पहला है भाई डलहौजी की विलय नीति। ठीक है, तो इसमें आप क्या बताओगे, जो बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य है, मतलब कि ऐसे राज्य जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, क्या है भाई, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ड्राइंग मेरी ऐसी हंसना नहीं है, ठीक है, तो एक व्यक्ति है, इसका कोई बेटा नहीं है, राजा है। ठीक है भाई, क्या है ये, एक राज्य का ये आ, राजा है। ठीक है, इसका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, क्या है, इसका कोई बेटा नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है भाई। अब होगा क्या, इसका बेटा तो नहीं है, यानी कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है कि इसके बाद राजा कौन बनेगा, तो और कोई चाचा वाचा का लड़का बन नहीं सकता है, ठीक है, उत्तराधिकारी। तो हुआ क्या, इसका जो राज्य है ना उसको कौन ले लेगा भाई, अंग्रेज ले लेंगे। ठीक है, इसी को बोलते डलहौजी की विलय नीति। तो ये क्या कहती थी भाई, कि जो बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य है ना वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर मिलाए भी गए, जैसे कि भाई सतारा 1848 में, नागपुर, ठीक है, झांसी 1854 में, और अवध, ठीक है, 1856 में, ठीक है ना, के विलय से गहरी नाराजगी हुई। ठीक है ना,
ये अवध में जो अवध का जो विलय कराया स्कोर कुछ कारण था वो आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे कि अवध में यहाँ पर मतलब कि मिलाया ना, तो यहाँ के जो शासक था, ठीक है भाई, यहाँ का जो शासक था उसको तो ये बोल के हटा दिया भाई कि ये ढंग से शासन नहीं कर रहा है, वो एक अलोकप्रिय शासक है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो अवध की जनता ने यहाँ पर और विद्रोह कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि भाई अंग्रेजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है ना। चाहे वहाँ के हम ताल्लुकदारों की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, तो वो बिल्कुल भी भाई यहाँ पर नाखुश थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इन सब का विलय कर, जो कि भाई डलहौजी की विलय नीति के कारण हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है, ये इसने डलहौजी की नीति थी ये, ठीक है। यानी कि उत्तराधिकारी का मतलब होता है भाई दत्तकता, ठीक है ना। आपको ये वर्ड भी आपको कहीं मिल सकता है, दत्तकता, ठीक है, ठीक है। यानी इन्होंने क्या करा भाई, दत्तकता को खत्म कर दिया, नहीं जो उत्तराधिकारी वाला सिस्टम है जिसका कोई उत्तराधिकार नहीं है वहां पर, तो वो राज्य था भाई ब्रिटिश, कह लो भाई अंग्रेजों का, ठीक है, या कह लो ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद मुगल सत्ता का अपमान, ठीक है, ये भी कारण है। राजनीतिक कारण की बात कर रहे हैं, राजनीति के मतलब सत्ता की, ठीक है भाई, राज्यों को अपने मिला ले, सत्ता नहीं दी, ठीक है, तो ये सब राजनीतिक कारण में आते हैं। तो मुगल सत्ता का अपमान क्या होगा भाई, ब्रिटिश ने क्या करा, मुगल सम्राट को प्रतीकात्मक शक्ति तक सीमित कर दिया। आपको पता होगा भाई जब अंग्रेज आ गए ना, मुगलों के बाद अंग्रेज आए हैं, तो इन मुगलों ने क्या करा, मतलब मुगलों की इन्होंने शक्ति को सीमित कर दिया, ठीक है, सम्राट तो रहे, ठीक है, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा, जो सम्राट थे मुगल सम्राट, उनकी जो कह लो भाई शक्ति है बिल्कुल नाम मात्र ही कर दे, एक प्रतीक के रूप में बस पर आ जाइए कहने को, ठीक है, शक्ति उनके पास कुछ नहीं, सारी किसके पास है, अंग्रेजों के पास है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर के जो अधिकार हैं वो समाप्त करने की घोषणा ने भारतीयों को भड़का दिया, ठीक है। जो बहादुर शाह जफर है इनके अधिकार को बिल्कुल समाप्त करने कर दिया, ठीक है, ऐसी घोषणा करी अंग्रेजों ने, तो भारतीयों को भड़का दिया इस चीज़ ने, ठीक है, इस घोषणा ने भारतीयों को पूरी तरीके से भड़का दिया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये सब आपको बताना है भाई, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विदेशी शासन, ठीक है ना। तो ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे, वह भारतीय समाज से अलग थलग रहे, ठीक है, और नस्लीय भेदभाव करने लगे, ठीक है। तो इसलिए जो ये भारतीय लोग थे ना, ये इसको विदेशी शासन बोलते थे, ठीक है। ये अंग्रेज लोग कैसे हैं, विदेशी शासन हम पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी क्या है, भारतीय समाज से अलग थलग रहे, ठीक है, बिल्कुल इनको भारतीय लोग तो इनको बिल्कुल निम्न स्तर के लगते थे, ठीक है। तो ये क्या रहा भाई, इन्होंने ये समाज से अलग थलग रहे और नस्लीय भेदभाव इन्होंने किया, ठीक है ना, समझ आ गया। तो मतलब कि नस्ल के आधार पर ये भेदभाव करते थे, ठीक है ना। अगर मैं ये भी बताऊं, स्टार्टिंग में तो ये करते थे भाई, जो जितने भी सैनिक टुकड़ियां हैं, ठीक है, सेना के साथ खेलते थे, ठीक है, बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है, वो खेलते थे, अच्छे व्यवहार रखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लग गए, ये नस्लीय भेदभाव करने लग गए, इनके संग गाली गलौज करने लग गए, जिससे सैनिकों के अंदर भी क्या हो गया, और यहाँ पर क्या होने लगा, बेसिकली यहाँ पर नस्लीय भेदभाव उत्पन्न होने लगा, ठीक है, नस्लीय भेदभाव ये करने लग गए। उसके बाद वे केवल धन संग्रह करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, आपको पता होगा, ठीक है। अंग्रेज बेसिकली क्या थे, भारत को कच्चे माल के रूप में देखते थे, ठीक है, धन संग्रह करने आए थे, जिससे जनता में गहरी नाराजगी पैदा हो गई, ठीक है, समझ आ गया। विदेशी शासन आप बता सकते हो। उसके बाद आप बताओगे सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है, कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे। तो पहला भाई धार्मिक हस्तक्षेप, जो कि सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। आपने सुना होगा भाई कारतूस वाला, ठीक है, एनफील्ड राइफल का, उसमें बोला कि भाई उसमें गाय सुअर की चर्बी मिला दी है, ठीक है, उससे बना है वो, अगर उसको मुंह से खींचेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अफवाहें उस टाइम पर बहुत चल रही थी, ठीक है। तो इसलिए हुआ क्या भाई, ब्रिटिश मिशनरियों ने, और ये तो बाद में आएगा, ठीक है ना, उससे पहले भाई धार्मिक हस्तक्षेप का क्या है भाई, यहाँ पर धर्मांतरण की भी खबरें फैल रही थी, ठीक है। तो ब्रिटिश मिशनरियों ने क्या करा भाई, ईसाई धर्म का प्रचार कर दिया, ठीक है, बेसिकली ईसाई धर्म का बहुत प्रचार करते थे, ठीक है, जिससे जो भाई हिंदू और मुसलमान दो समुदाय हैं, इनके बीच में एक भय उत्पन्न और डर उत्पन्न हुआ, भाई हमारा धर्मांतरण कर देंगे, ठीक है, हमारा धर्म ही चेंज कर देंगे। और धर्मांतरण की जो अफवाहें हैं ना, ये जो ये न्यूज़ है, अफवाहें कह लो, ये बहुत फैल रही थी, ठीक है ना। और धर्मांतरण की जो अफवाहें हैं और जो पारंपरिक प्रथाओं पर रोक ने जनता को क्रोधित कर दिया, ठीक है भाई। जो इनकी पारंपरिक प्रथाएं हैं दोनों की, भाई मुसलमानों की, हिंदुओं की, इस पर रोक की बात, अफवाह जो है, ठीक है, धर्मांतरण की जो अफवाह, इसने भाई क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया। इससे भाई अंग्रेजों के प्रति क्या संतोष उत्पन्न हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। और उसके बाद सांस्कृतिक असंवेदनशीलता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भाई, सैनिकों को भाई काला पानी यात्रा के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। जो भारतीय सैनिक है उनको काला पानी, जो क्या को पता होगा ना, अंडमान निकोबार में है, तो वैसे वहाँ पर क्या इनको मजबूर किया गया, ठीक है।
तो जो कि भाई हिंदू धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था, ठीक है ना। तो इनको काले पानी की यात्रा के लिए, ठीक है ना, मजबूर किया गया भारतीय सैनिकों को। और सैनिकों को भाई जाति चिन्ह पहनने से रोका गया, ठीक है, मतलब कि भाई वो पहनते होंगे अपना, तो सैनिकों को भाई जो जाति चिन्ह है, ठीक है, वो पहनने से रोका गया। तो ये क्या भाई सांस्कृतिक असंवेदनशीलता है, मतलब कि इनको जो इनके कल्चर में नहीं है वो भी इनसे करवाया गया, ठीक है ना, समझ आ रहा है। उसके बाद सैनिकों का असंतोष, ठीक है ना, जो एनफील्ड राइफल वाला कारतूस वाला हो इसमें बताओगे, ठीक है। धार्मिक में भी बता सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी आप बता सकते हो बेसिकली, ठीक है। सैनिकों का असंतोष, ठीक है, मतलब कि सैनिक भी ना खुश थे, ठीक है। तो पहला बताओगे खराब सेवा शर्तें, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओगे भाई कि जो सैनिकों को ना 7 रुपये से 9 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था बस, ठीक है, जो कि बहुत कम था। जो अंग्रेज अधिकारी उनको ज़्यादा मिलते थे, ठीक है, तो सैनिकों को भाई 7 रुपये से 9 रुपये मासिक वेतन यानी महीने का वेतन दिया जाता था, जिससे कि उन्हें अपनी ज़रूरतों का खर्च उठाना पड़ता था, मतलब कि बस वो अपनी ज़रूरतों का ही खर्च उठा पाते थे, ठीक है। और भारतीय सैनिकों को भाई उच्च पद नहीं दिए जाते थे, यही भी सबसे बड़ी बात है। तो इसमें सैनिकों का असंतोष उत्पन्न होने लगा, मतलब कि भाई सैनिक खुश नहीं है, क्योंकि उच्च पद पर तो बेसिकली अंग्रेज अधिकारी ही हैं, ठीक है। तो भारतीय सैनिकों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, जबकि अंग्रेज सैनिक जल्द ही क्या हो जाते थे भाई, पद उन्नति पाते थे, मतलब कि इनके पद की उन्नति हो रही है, ठीक है। पहले इस पद पर थे, अब ये दूसरे पद पर चले गए, ठीक है ना, मतलब कि प्रमोशन बेसिकली आप कह सकते हो, लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा कुछ नहीं था, समझ आ गया। उसके बाद धार्मिक अपमान, ठीक है, सैनिकों में असंतोष कैसे आ रहा है, वेतन को लेकर आया, अब धार्मिक अपमान भी आएगा। हुआ क्या, एनफील्ड राइफल, ठीक है ना, तो एनफील्ड राइफल के कारतूसों में क्या भाई गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह ने क्या करा, सैनिकों को क्रोधित कर दिया, ठीक है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी भाई, एक सैनिक था, वो क्या करता है भाई, एक पानी मांगता है किसी से लोटे में, ठीक है, लेकिन वो अपना धोने से मना कर देता है, ठीक है। मतलब कि एक व्यक्ति क्या करता है, पानी मांगता है, ठीक है, एक ब्राह्मण सैनिक से, ठीक है। तो होता क्या है भाई, वो ब्राह्मण क्या कहता है सुनो, ठीक है, मतलब कि वो ब्राह्मण को बेसिकली क्या कहता है कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि एनफील्ड राइफल में क्या है भाई, कारतूसों कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का यूज हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टोरी है, ठीक है, आपने सुनी होगी, ठीक है, कि भाई वो पानी पिलाने से मना कर देता है, ठीक है, जिससे और वो बोलता है कि तुम्हारा धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट होने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो एनफील्ड राइफल है भाई, एनफील्ड राइफल जो कि नई आई थी, ठीक है, सैनिकों के लिए, तो उनके कारतूसों में भाई क्या है, गाय और सुअर की चर्बी होने का अफवाह क्या है, बहुत फैल रही थी, इसने भाई सैनिकों को क्रोधित कर दिया, और इससे उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं ना उसको अपमान पहुंचा, ठीक है ना। और ये भाई सैनिकों ने अपनी धार्मिक भावनाओं पे अपमान माना कि भाई हमारे जो धार्मिक अपमान ही हमारा हो रहा है, ठीक है, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं ये अंग्रेज। तो ये सब फैला, ठीक है ना, ध्यान रखना है। समझ आ गया भाई कि हमारे 1857 के जो क्रांति हुई, इसके क्या क्या कारण थे, मैंने आपको राजनीतिक आर्थिक धार्मिक कारण सब बता दिए हैं। और ध्यान रखना भाई, सब लिख के आना है, तभी आपको पूरे कितने मिलेंगे, 20/20 मिलेंगे, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। जो आपको बता रहा हूँ डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ भी आपको स्किप नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे में नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको भाई समझ भी ना आए, आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की चर्चा कीजिए, ठीक है। आपको पता है भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, ठीक है, कितने सारे, बेसिकली आपको पता होगा भाई जो फेमस है, असहयोग आंदोलन है, एक दांडी मार्च है, एक भारत छोड़ो आंदोलन है। तो वैसे आपको ये बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना उसमें गांधी जी की क्या भूमिका रही है, तो यहाँ पर हम उनका योगदान की तो बात करेंगे, और गांधी जी के कुछ सिद्धांत हैं उनकी बात भी हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी है या तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जो गांधी जी के बारे में है, ठीक है, थोड़ी बहुत बातें, उनका योगदान तो वो भी आपको बता देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। और इस सब का वैसे क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, मान लो आपसे सेपरेटली पूछ लिया भाई दांडी मार्च क्या है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, बेसिकली सविनय अवज्ञा दांडी मार्च सिमिलर है लगभग, उसका असहयोग आपसे पूछ लिया, भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछ लिया, तो आप बता पाओगे, ठीक है, मैंने सब इसमें क्या कवर कर लिया है, ठीक है। देखो तो महात्मा गांधी क्या भाई, आपको पता होगा महात्मा गांधी भारत 1915 में आते हैं, ठीक है, कब आते हैं वो 1915 में आते हैं, ठीक है, वो इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई करने के लिए, फिर वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे होते हैं, ठीक है, एज अ वकील काम कर रहे होते हैं। तो उनके संग एक घटना भी घटती है, ठीक है, ट्रेन के डब्बे वाली, वो बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी चमड़ी भाई थोड़ी काली थी, तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये काले कलर का आदमी बिजनेस क्लास में कैसे बैठ सकता है, ठीक है। तो भाई गांधी जी वहां से हटे ना, और वो बोल रहे भाई हटो।
तो वो क्या करते हैं भाई, गांधी जी को बाहर निकाल देते हैं ट्रेन के डब्बे से, ठीक है, उनके सामान के साथ। तो गांधी जी को भाई वही बुरा लग जाता है, वो सोचते हैं कि इन अंग्रेजों को जब तक भगाऊंगा नहीं ना, चैन के सांस नहीं लूंगा, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह करने की सोची, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई, ये आपको पता होना चाहिए। और सत्याग्रह, और एक चंद्रन देवसन करके कुछ है, ठीक है, चंद्रन देवनेसन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भाई जो दक्षिण अफ्रीका की घटना है ना, उन्होंने उसने ही क्या बनाया भाई, महात्मा गांधी को महात्मा बनाया है, ठीक है, गांधी को महात्मा बनाया है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको समझ होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा गांधी जी के बारे में मैंने बता दिया। अब महात्मा गांधी ने भाई क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई है। कोई कहे कि भाई गांधी जी का तो कुछ योगदान ही नहीं था, आपने बहुत रील वगैरह देखी होगी, ठीक है, आज़ादी चरखे से थोड़ी आई है भाई, कुछ कहो ना कहो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, आज़ादी में। तो महात्मा गांधी ने बेसिकली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। उनका नेतृत्व न केवल एक राजनीतिक आंदोलन तक सीमित रहा, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक सुधारों के साथ साथ भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। बस वो नहीं कि भाई आंदोलन में जुड़े हुए, नहीं, वो भारत में सुधार भी कर रहे थे, ठीक है, सामाजिक स्तर पर वो उन्होंने काफ़ी सुधार भी करे हैं, ठीक है। और गांधी जी ने भाई सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलनों को एक नया दृष्टिकोण दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा भाई, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की जैसे जो ये सिद्धांत हैं के माध्यम से इन्होंने क्या नया दृष्टिकोण दिया लोगों को, ठीक है, आज़ादी आज़ादी के आंदोलन के लिए, ठीक है, कि भाई आंदोलन करने हैं तो उसमें ये सब तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। तो आपको ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है अपने एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखो भाई, प्रारंभिक भूमिका की हम बात करते हैं। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करके सत्याग्रह की विधि का प्रयोग किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कब करा था, ठीक है, और किस घटना के लिए करा था, ठीक है ना। और 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में हुआ था ये, ठीक है। तो 1917 में, ठीक है, तो 1917 में चंपारण में विद्रोह होता है, बेसिकली किसके, नील की खेती के लिए होता है, ठीक है, ठीक है, नील की खेती को लेकर कुछ विद्रोह था ये, ठीक है, जो कि वहाँ के जो किसान हैं, ठीक है, उनसे नील उगवा ली, फिर बाद में क्या वो किसी काम की नहीं रही, फिर बाद में उनसे भाई कह रहे थे भाई तुम्हें नील की खेती नहीं करनी है ना, तो तुम्हें कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ उनका शोषण हो रहा था किसानों का। तो यहाँ पर एक किसान था, ठीक है, उसका शुक्ला करके कुछ नाम है, तो वो चला जाता है भाई गांधी जी से मिलने, ठीक है। फिर वो बहुत सारी स्टोरी है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो बेसिकली गांधी जो है वो चंपारण आ जाते हैं, और वहाँ पर इन जो किसान थे ना, वहाँ पर उनको न्याय दिलाते हैं, ठीक है। और किसानों को अपने अधिकारों का पहली बार यहाँ पर क्या होता है भाई, एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर वो 15 में भारत आते हैं, 17 में वो चंपारण आंदोलन में जुड़ते हैं, ठीक है, किसानों के लिए। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है, ठीक है, 1918 में। एक अहमदाबाद भी करके है, ठीक है, वो भी 1918 में ही होता है। तो खेड़ा अहमदाबाद आंदोलन वो 1918 में जुड़े रहे, ठीक है। तो उसके माध्यम से किसान, ये तो किसानों के लिए, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए। लेकिन अहमदाबाद वाला जो आंदोलन है वो बेसिकली जो मजदूर हैं, ठीक है, काम करने वाले जो मजदूर हैं, ठीक है, वो बेसिकली अपने काम की बेहतर स्थिति के लिए वो कर रहे थे, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर किसानों की मैं बात करूँ तो सत्याग्रह चंपारण वाला और एक खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ है, इसके माध्यम से किसानों के बीच में गांधी जी भाई बहुत फेमस हो गए। और इन्होंने क्या करा, इसके माध्यम से जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया गांधी जी ने, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, ठीक है भाई। चंपारण की बात करी हमने, खेड़ा की बात कर ली, ठीक है, गांधी जी की बात करनी है हमें सब में। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान बेसिकली रहा, राष्ट्रीय आंदोलन जो बहुत बड़े लेवल पर हुए, ठीक है, असहयोग की बात कर लो, सविनय अवज्ञा की बात कर लो, भारत छोड़ो आंदोलन की कर लो। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है भाई, 1920 में स्टार्ट होता है। कब होता है, 1920 में स्टार्ट होता है, 22 तक चलता है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली थी, गांधी जी ने क्या बोली थी कि यहाँ पर भाई बेसिकली जो ये आंदोलन रहेगा वो कैसा रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा, ठीक है ना, अहिंसात्मक रहेगा। मतलब भाई कोई हिंसात्मक घटना नहीं होगी, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, बस शांतिपूर्वक करना है। और उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भाई क्या हमें इस आंदोलन में क्या करना है, अंग्रेजों का असहयोग करना है, ठीक है। ये सब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए इस आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है, कि हमें क्या करना है भाई, अंग्रेजों का असहयोग नहीं करना है। जो भी आप अंग्रेजी सामान यूज कर रहे हैं उसको त्याग दो, ठीक है ना। तो बेसिकली अंग्रेजों का असहयोग मत करो, ठीक है ना। क्या नहीं करना तुम्हें, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, ठीक है ना, उनका पूरी तरीके से असहयोग कर दो, ठीक है ना, ये उन्होंने बोला, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर एक और बात करी थी कि अगर हम 1 साल तक,
ठीक है ना, इस असहयोग को चला लेते हैं कितना, 1 साल तक, ठीक है, 1 ईयर, 1 ईयर तक, तो हमें क्या स्वराज प्राप्त हो जाएगा। स्वराज मतलब खुद का राज प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने बोला भाई अहिंसात्मक रहेगा, लेकिन होता क्या है भाई 1922 में, ठीक है, 1922 में हो जाता है भाई यहाँ पर एक घटना, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उस टाइम पे इसको संयुक्त प्रांत बोला जाता था, ठीक है, संयुक्त प्रांत इसको बोलते थे। तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा करके जगह है, ठीक है, चौरी चौरा के पूर्वा में, ठीक है ना। तो वैसे आप चौरी चौरा समझो, तो चौरी चौरा में क्या हो जाता है, एक पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, चौरी चौरा में, ठीक है, चौरी चौरा में क्या हो जाता है भाई, आ, एक कांड हो जाता है, ठीक है, उसको चौरी चौरा कांड ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चौरी चौरा में क्या हो जाता है, घटना हो जाती है, वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें पुलिस स्टेशन में उन्होंने भाई आग लगा दी, जिससे क्या होता है, वहाँ पे जो कुछ पुलिस कर्मी होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अब भाई इससे क्या हो रहा है, अब पुलिस स्टेशन में तो उन्होंने कर दिया, और गांधी जी ने बोला था भाई आंदोलन कैसा रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो लोग हैं वो चोरी चोरा में यहाँ पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, ठीक है, जिससे एक हिंसात्मक घटना में ये आ गया। तो गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया, तभी लिखा है यहाँ पर भाई 20 में स्टार्ट होता है और ये 22 में समाप्त हो जाता है, ठीक है, इसी कारण से समाप्त होता है ये, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी भाई गिरफ्तार भी हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद निकल भी जाते हैं, ठीक है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि बेसिकली उनको किस समय कि उन्होंने राजद्रोह करा है बेसिकली, ठीक है, मतलब कि जो राज जिनका चल रहा है उसका बेसिकली उन्होंने विद्रोह करा, राजद्रोह करा, ठीक है, तो उसके खिलाफ उनको बेसिकली करा, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन है। और यहाँ पर असहयोग में क्या कहा भाई, लोगों ने स्कूल जाना छोड़, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, ठीक है, वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, ये सब पता है आपको, ठीक है। तो अपने लेवल पर सबने क्या करा, अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया था, ठीक है ना, और इस आंदोलन में शामिल वो हो गए थे, ठीक है। तो यह सहयोग आंदोलन में आप बता सकते हो, ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो गांधी जी ने भाई ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करा, ठीक है, मैंने बता दिया असहयोग आंदोलन क्या था। और इस आंदोलन में भाई विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ठीक है ना, मतलब कि पूरा अंग्रेजों का जो भी सामान है उसका बहिष्कार करना है, ठीक है, विदेशी प्रोडक्ट का। इस आंदोलन में क्या करा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियां हो गई और उपाधियों का त्याग शामिल है, ठीक है ना। तो इस आंदोलन में भाई विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो गया, सरकारी नौकरियां हो गई, जितनी भी उपाधियां लोगों के पास थी जो कि अंग्रेजों ने दे रखी थी, वो सब इन्होंने त्याग, वो सब लोगों ने क्या करा भाई, त्याग कर दिया, ठीक है। और आंदोलन ने जनता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी ने जो बोला, और इससे क्या हुआ, इस आंदोलन ने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में किसके लिए भाई, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए भाई जोड़ दिया, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद है भाई दांडी यात्रा, ठीक है, और नमक सत्याग्रह, ठीक है ना। ये चलता है भाई 1930 में, कब ये होता है भाई 1930 में। तो इसके बाद भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो भाई नमक सत्याग्रह क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, तो नमक सत्याग्रह हमारा होता है 1930 में, ठीक है। ऐसे कुछ नाम आप ध्यान रखना है आपको भाई, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, आंदोलन, ठीक है, और नमक सत्याग्रह तब को दे रखा है, ठीक है। और दांडी मार्च हम कहते हैं, दांडी यात्रा भी कह देते हैं। तो ये 1930 में स्टार्ट होता है, ठीक है। दांडी ये गुजरात में जगह है, ठीक है। तो वहां पर ये यात्रा क्यों वर्ड बोला गया है तो उसकी हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसको नमक सत्याग्रह, ठीक है, सविनय अवज्ञा में इन्होंने नमक को ही क्यों चुना, ठीक है, नमक सत्याग्रह जो हुआ ना, सत्याग्रह जो हुआ 1930 में, इन्होंने यहाँ पर नमक को ही क्यों चुना, ठीक है। क्योंकि नमक क्या है भाई, हर घर का मसाला है, नमक क्या है, घर का मसाला है, ठीक है। आपको पता है भाई, अगर आपकी सब्जी में नमक ना डाले तो आप खाओगे भी नहीं, ठीक है। तो नमक हर घर का मसाला है, ठीक है, हर घर में यूज हो रहा है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा था, इन अंग्रेजों ने एक नमक कानून ला रखा था। क्या ला रखा था भाई, इनके बहुत सारे गंदे कानून थे, उसमें से एक नमक कानून भी एक ही था, ठीक है, सबसे घृणित कानूनों में से एक है ये। तो ये नमक कानून इन्होंने बना रखा था, जिसमें इन्होंने क्या करा भाई, ये नमक क्या बना सकते हैं, नमक केवल यही बनाएंगे, ठीक है, अंग्रेजी बनाएंगे बस, ठीक है। बेसिकली आप ये कहो इन्होंने एक अधिकार स्थापित कर रखा था, ठीक है, अंग्रेजी क्या बनाएंगे, ये नमक बनाएंगे, ठीक है। और अंग्रेजी नमक बनाएंगे तो इन्होंने क्या करा, और भाई घर घर का मसाला है और कोई व्यक्ति से बना नहीं सकता अपने घर में, ठीक है। और अब लोगों को क्या करना पड़ रहा है भाई, ऊंचे दामों में नमक खरीदना पड़ रहा है, ठीक है।
इनको भाई क्या है, ऊंचे दाम में, ठीक है, ये एरो का मतलब ऊंचे दाम, ठीक है, ऊंचे दाम में इनको क्या करना पड़ रहा है, दाम में इनको खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, जिससे भाई लोग हो गए परेशान, ठीक है ना। तो इसलिए भाई गांधी जी ने नमक को चुना, ठीक है, यहाँ पर तो नमक को चुनते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए क्योंकि नमक घर घर का मसाला सबसे गंदा कानून ये था और हर लोग इससे जूझ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने भाई नमक को चुना। तो वो क्या करते हैं भाई, अपने साबरमती आश्रम से, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर वो साबरमती आश्रम से, ठीक है, हाँ साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से क्या करते हैं भाई, वो साबरमती आश्रम से वो दांडी के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, साबरमती आश्रम से वो दांडी के लिए निकल जाते हैं और दांडी में जाके क्या करते हैं, वो खुद नमक बनाते हैं और तोड़ते हैं, ठीक है, जो भी इनके साथ थे, ठीक है, इस यात्रा में वो दांडी पहुंचते हैं और नमक खुद बनाते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं, ठीक है भाई, नमक कानून तोड़ देते हैं, ठीक है, समझ आ गया भाई क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब गांधी जी भाई इस यात्रा में थे ना, इस नमक कानून नमक यात्रा में कह लो आप, नमक सत्याग्रह में, तो अलग अलग ने भाई टिप्पणी करी। जैसे कि आपको बताऊं, अमेरिका की एक पत्रिका थी टाइम, ठीक है, अमेरिका की एक पत्रिका थी, मैगजीन कह लो, टाइम, ठीक है, टाइम पत्रिका। तो उसने गांधी जी का तो बहुत मजाक उड़ा दिया, ठीक है, कि भाई आधे रास्ते में जाएगा बेहोश हो जाएगा, ठीक है, मकड़ी जैसा कुछ शरीर इनको बोल दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने काफी मतलब कह सकते हो गांधी जी की बेइज्जती करी, ठीक है, मजाक उड़ाया, ठीक है, पेड़ू जैसा शरीर बोला। तो ऐसे, लेकिन बाद में जब दिखा भाई ये पतला दुर्बल सा आदमी, ठीक है, ये पहुंचने वाला है, ठीक है, फिर यही जो टाइम पत्रिका है ये तारीफ करती है, ठीक है, गांधी जी की, ठीक है। और इस आंदोलन के बाद भाई गांधी जी इतने फेमस हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जितनी भी पत्रिका होती है ना इंटरनेशनल लेवल पर, वो सब इस आंदोलन की कवरेज कर रही होती है, छाप रही होती है अपनी मैगजीन में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें भी आप ये बताओगे कि भाई लोगों ने क्या करा, यहाँ पर जितने भी कह सकते हैं जितने भी अंग्रेज हैं, उनका सहयोग करना ख़त्म कर दिया, ठीक है। बच्चों ने मतलब स्टूडेंट्स, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, ठीक है, न्यायालय जाना छोड़ दिया वकीलों ने। तो ये सब आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है, दौरान क्या हुआ। अगर सेपरेटली आता है तो अगर गांधी जी का योगदान आ रहा है तो आप बेसिकली, आपको बताऊंगा ना भी इरेज करने के बाद, आपको उतना ही लिखना है बस, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर वो अलग से आ जाता है क्वेश्चन तो आप ये सब बता सकते हो, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है, माइंड मैप जैसा ही है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है भाई, समझ आ गया। और एक यहाँ पर रह गया चीज, ठीक है, ये जो साबरमती से दांडी तक जाते लगभग 12 मील की दूरी थी, ठीक है, 12 मील की दूरी थी, ठीक है, 12 मील की दूरी तय करते हैं, ठीक है, समझ आ गया, तो बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, तो भाई नमक कर के खिलाफ, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा, गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व कर दिया, ठीक है भाई। टैक्स टैक्स तो हम यहाँ पे छोटे क्या करते थे भाई, नमक बनाने पर ना भाई बहुत ऊंचे दाम ये लेते थे, ठीक है, मतलब कि भाई नमक व्यक्ति बना नहीं सकता, जो खरीदना है तो ऊंचे दामों पर खरीदना है। तो नमक के खिलाफ इन्होंने क्या, गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व कर दिया, मैंने बता दिया है। और यह आंदोलन ब्रिटिश कानूनों का अहिंसात्मक उल्लंघन था, ठीक है ना, बेसिकली उन्होंने यहाँ पर विद्रोह थोड़ी करा है, इन्होंने क्या करा, ये ब्रिटिश कानून था ना, ये नमक कर रिलेटेड, ठीक है, नमक कानून जो था, ये नमक कर कानून कह लो, ये ब्रिटिश कानूनों का जो अहिंसात्मक उल्लंघन था भाई, इनका कानूनों का क्या करा, इन्होंने उल्लंघन करा बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ठीक है ना, यानी अहिंसात्मक रहा और बिना किसी खून खराबे के। और इसने क्या करा भाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, ठीक है। और इसने क्या करा, जो भारतीय स्वतंत्रता है ना भाई, मैंने बोला इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पहचान मिली इस आंदोलन को, गांधी जी को भी। तो इसलिए भारतीय स्वतंत्रता का जो संग्राम है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पहचान मिली, ठीक है। जो बहुत सारी पत्रिका हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर की, उन्होंने भी इसको कवरेज दी थी, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आता है भाई हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। क्या आता है भाई भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये होता है 1942 में स्टार्ट, कब होता है, 1942 में स्टार्ट होता है ये, ठीक है, पहली बात तो ये स्टार्ट होता है, ठीक है, 1942 में। और दूसरी बड़ी बात भाई, गांधी जी यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। चाहे गांधी जी की बात भी करूँ मैं इसमें, ठीक है, गांधी जी हो गए, ठीक है, और भी बड़े बड़े नेता है, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया भाई, ठीक है। अब बोला कि भाई आंदोलन कौन कर रहा था, ठीक है,
दूसरे जो नेता थे, ठीक है भाई, और जो लोग थे, ठीक है, वो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हुए, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ पर ना एक नारा दिया था, ठीक है ना भाई, दिख रहा है कि असहयोग से बात नहीं बनी, ठीक है, सविनय वगैरह से थोड़ी बहुत बात नहीं बनी, लेकिन सविनय वगैरह से इनको एहसास तो हो गया था भाई सत्ता देनी पड़ेगी ना भारतीयों को, ठीक है, वरना ऐसा ना मानने वाले ये। तो गांधी जी ने बेसिकली इस आंदोलन में करो या मरो, ठीक है ना, करो या मरो का नाम नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते, वैसे इसको गिरफ्तार कर लिया था गांधी जी को, ठीक है, इस आंदोलन में। तो करो या मरो, ठीक है भाई, भाई तो आज़ाद ले लो या तो फिर मर जाओ, ठीक है ना, इसका नारा देकर भाई भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को भारत से हटाने की अंतिम कोशिश थी, और इसके बाद भाई सफल भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी लेबर पार्टी आती है इंग्लैंड में, वो भाई भारत को स्वतंत्र करने के कह सकते हैं भाई मूड में थी, ठीक है, समझ आ गया। यह आंदोलन भाई ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए भारत से एक अंतिम कोशिश थी, आपको समझ आ गया होगा। और दूसरी बात भाई ये समझ आ गया, गिरफ्तार करा, यहाँ पर वही सब लिखोगे भाई कि यहाँ पर स्टूडेंट ने स्कूल जाना छोड़ दिया, सबने अपनी उपाधि लौटा दी, ठीक है, वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, ठीक है, जितने भी किसान हैं उन्होंने वन कानून मानना छोड़ दिया। तो ये सब आपको बता देना है। और यहाँ पर भाई जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उनका नाम कैसे बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण है ये एक समाजवादी नेता है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जैसे जो नेता है ना, वो जमीनी रूप से, ठीक है, जमीनी रूप से वो काफी सक्रिय रहे। जमीनी रूप से मतलब कि जब आंदोलन चल रहा है तो वो खुद इसमें शामिल रहे और बहुत सक्रिय रहे इस आंदोलन में, ठीक है, जो कि क्या है वो इसमें शामिल रहे और इस आंदोलन में साथ दिया, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सी जैसे कि कह सकते हैं जगह जैसे कि मेदिनीपुर और सतारा है, वो इन्होंने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र स्थापित कर लिया, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, ये आंदोलन थोड़ा सक्सेसफुल होता दिखा, जिससे क्या भारत को आज़ाद होने का एक कह सकते हैं हम चिंगारी मिली इस आंदोलन से, ठीक है। तो ये आंदोलन में आप इतना लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के सिद्धांत और उनकी रणनीतियाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा था नहीं, मैंने बना दिया है, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया, आपको ध्यान रखना है बेसिकली। तो उनके सिद्धांत की हम बात करेंगे, उनकी रणनीतियों की बात करेंगे। तो सत्य और अहिंसा की आप बताओगे, ठीक है। तो गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था भाई, सत्य और अहिंसा था, ठीक है। कि भाई गांधी जी का, मैं कहूँ ना, गांधी जी का नाम नाम लेते हमारे मन में क्या आता है, सत्य और अहिंसा की बात आ जाती है, ठीक है। तो गांधी जी का मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा थी, और उन्होंने हर आंदोलन को हिंसा मुक्त रखने पर जोर दिया। भाई जो भी आंदोलन हो हिंसा मत करना, ठीक है, नहीं हिंसा मुक्त रखने का उन्होंने जोर दिया। लेकिन उन्होंने भाई लास्ट जो हमारा आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें तो बोल दिया भाई करो या तो मरो, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ अहिंसा तक अहिंसात्मक रहेगा, ठीक है, मतलब हिंसा नहीं होगा ऐसा वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना बेसिकली। लेकिन सत्य और अहिंसा हर आंदोलन में हमें देखने को बेसिकली मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद भाई सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करने का तरीका था उनका, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं भाई, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। उनका तरीका था अहिंसा नहीं करने, सत्य के लिए हम भाई आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। तो कानूनों का भाई जो अन्यायपूर्ण कानून है अंग्रेजों के, उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का तरीका था। और सत्याग्रह ने जनता को अहिंसात्मक तरीके से लड़ने का तरीका सिखाया भाई, ठीक है। जो लोग हैं, जो जनता है, उसको भाई क्या है, जनता को अहिंसक तरीके से, ठीक है, यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, खून खराबे के लड़ने का तरीका सिखाया भाई, समझ आ गया। सत्याग्रह का मतलब ये उनके सिद्धांत है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। जो गांधी जी हैं उन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम, आपको पता है 2 कौमों का देश भारत को कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और भी समुदाय बेसिकली, लेकिन जब हम बात करते हैं तो यही आ जाता है, ठीक है, ध्यान में। तो उन्होंने भाई हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करा, भाई तुम अलग अलग मत रहो, तुम एक रहोगे तभी भारत आज़ाद हो पाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो उन्हें हिंदू मुसलमान मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए भाई काम किया, और छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ अभियान भी चलाए, यानी कि जो सामाजिक सुधार पर भी इन्होंने काम किया, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सुधार, ये भी आप बताओगे। इसमें क्या बताओगे, गांधी जी ने भाई स्वदेशी वस्त्र यानी कि अंग्रेजों वस्त्रों का त्याग करो भाई, विदेशी वस्त्र छोड़ो, ठीक है, कोट पैंट मत पहनो, स्वदेशी धोती पहनो तुम, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो गांधी जी ने भाई स्वदेशी वस्त्रों और खादी के प्रचार से भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। बोला कि भाई अंग्रेजों के सामान पर निर्भर मत हो, अपने खुद के जो देसी सामान है, स्वदेशी हैं, उस पर निर्भर रहो, ठीक है।
और उन्होंने भाई छुआछूत को खत्म करने और हरिजन उद्धार के लिए अभियान चलाया। ठीक है, हरिजन है भाई एक कह सकते हैं निचली कास्ट है, जो कि बोला जाता है इनके संग काफी भाई अत्याचार हुआ, तो इनके लिए भी अभियान चलाया। ठीक है, हरिजनों के उद्धार के लिए, ठीक है, इनके अच्छे के लिए। और उन्होंने भाई ग्राम स्वराज यानी ग्राम आधारित आत्मनिर्भरता का विचार भी दिया। मतलब कि ग्राम स्वराज का मतलब है ग्राम, जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको खुद का राज हो। ठीक है ना। और उन्होंने यही बोला था अगर तुम्हें विकास करना है तो ग्रामीण से स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब गांव के स्तर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तुम क्या कर पाओगे, विकास कर पाओगे। ठीक है, यानी ग्राम आधारित आत्मनिर्भरता, जब ग्रामीण लोग निर्भर होंगे तभी क्या हो पाएगा, एक हकीकत में स्वराज हो पाएगा। ठीक है, तो ये सामाजिक और आर्थिक सुधार आपको पता होना चाहिए इसमें। उसके बाद जनता से जुड़ाव, ठीक है ना, इसमें आप क्या बताओगे। तो गांधी जी ने भाई जनता से जुड़ाव कैसे करा, तो गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान क्या था भाई, जनता को आंदोलन से जोड़ना था। ठीक है, और उन्होंने जोड़ा भी। तो गांधी जी हमेशा भाई आम लोगों की तरह दिखते थे, वो धोती पहनते थे, चरखा यूज करते थे। ठीक है, मतलब चरखा चलाते थे, उन्होंने कभी कोट वोट कुछ नहीं पहने। तो वो हमेशा भाई जनता की तरह दिखना चाहते थे। ठीक है, और वो इसी की सीख देते थे भाई कि जो ये कोट वगैरह मत पहनो, जिससे आम जनता को लगे कि हम सब हमारे जैसे ही हैं। ठीक है, और वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ठीक है, तो जनता को आंदोलन में जोड़ना था। उन्होंने भाई किसानों को, मजदूरों को और महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या करा भाई, महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया, और उनके सरल जीवन और आत्मसंयम ने उन्हें महात्मा का दर्जा भी दे दिया। उनका जो सरल जीवन है, उनका जो आत्मसंयम है, और दक्षिण अफ्रीका की जो कंडीशन आपको मैंने बताई है, उसी ने क्या है, महात्मा का दर्जा बेसिकली दे दिया है। ठीक है, गांधी जी को समझ आ गया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में क्या होता है भाई, राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। ठीक है, तो गांधी जी के लीडरशिप में ही राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता, भाई अब तो याद होना ही है, उसकी नींव रखी। आपको पता है 3 आंदोलन में बताए, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, और उनका प्रभाव भारत के संविधान और समाज सुधारों में भी देखा जाता है। ठीक है, गांधी जी का जो प्रभाव है हमारे संविधान में और समाज सुधारों में देखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 19वीं सदी के भारत में प्रमुख सुधार आंदोलनों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो भाई 19वीं सदी के टाइम पे कुछ सुधार आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में वैसे आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो 19वीं सदी में भारत में कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उसकी हम बात करने वाले हैं। और इन आंदोलनों का उद्देश्य बेसिकली क्या था भाई, भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं, छुआछूत है, ठीक है, जो भी बुराइयां चल रही है ना भाई, इसको खत्म करना है। ठीक है, बेसिकली, और इसे अधिक प्रगतिशील और समतावादी बनाना था। ठीक है, मतलब कि समाज को और प्रगतिशील बनाना है, एक समानता हो समाज के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली इन आंदोलनों का उद्देश्य था। ठीक है ना, और इन आंदोलनों ने भाई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया है। ठीक है, समझ आ गया। तो इंट्रोडक्शन आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले हम बात करेंगे भाई ब्रह्म समाज की। ठीक है, कि भाई ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, पहला भी आंदोलन कह सकते हो। ठीक है, जो कि सुधार के लिए चला। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। ठीक है, संस्थापक की मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है ना, भाई हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो राम मोहन राय ने करी। इस बेसिकली उद्देश्य क्या था इस समाज का, ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह हो गया और जाति का जो भेदभाव है इसका विरोध करना था। ठीक है, तो बेसिकली जो ये ब्रह्म समाज है, ये सती प्रथा, बाल विवाह, जो जितने भी जातिगत भेदभाव है उसका ये विरोध करते थे। ठीक है, और इसी के साथ ये एक ईश्वरवाद का प्रचार करते थे। भाई एक ही ईश्वर को मानो, 10 ईश्वर कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, एक ईश्वर को यहाँ पर बेसिकली प्रचार करते थे। और दूसरा, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था भाई, ब्रह्म समाज का, जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को ध्यान देना है और जो उनके अधिकार है भाई उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना भाई, महिलाओं को, महिला के अधिकार की बात कर लो चाहे शिक्षा की बात कर लो, बिल्कुल नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो बेसिकली समाज जो है, ब्रह्म समाज है, महिलाओं की शिक्षा को लेकर, अधिकारों को लेकर हमेशा से ही ये कह सकते हैं ये बढ़ावा देता है। ठीक है, इस चीज को सुधार की बात करूँ या क्या उनका योगदान क्या रहा। ठीक है, फिर ये सब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो सती प्रथा को 1829 में समाप्त करने में मदद मिली। ठीक है, तो 1829 में भाई सती प्रथा खत्म हो जाती है भारत से। ठीक है, और सती प्रथा बेसिकली है कि आपको पता होना चाहिए, सती प्रथा क्या है ना भाई, कि पति की मृत्यु के बाद
पत्नी का भी आत्मदाह करा दिया जाएगा, मतलब कि वो खुद उसको जान देनी पड़ेगी अपनी, ठीक है, उसी चिता में, ठीक है भाई। तो उसको सती प्रथा बोलते हैं, ठीक है। तो सती प्रथा 1829 में खत्म हो जाती है। और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है। जो वेस्टर्न एजुकेशन है बेसिकली ये उसको क्या करते थे भाई, समर्थन दिए देते थे, ठीक है, बेसिकली किया, समर्थन दिया, ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज के बारे में बता सकते हो, बेसिकली ये समाज में ये सुधार के लिए बेसिकली ये इनका ये उद्देश्य था और इन्होंने ये सुधार करे, ठीक है। ऐसे आपको और पढ़ने हैं भाई। दूसरा आपका आर्य समाज, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब होती है भाई, 1875 में, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक है भाई इनके स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्थापक कह लो, संस्थापक कह लो, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है, इनके संस्थापक हैं। उद्देश्य की बात करूं कि भाई आर्य समाज की उद्देश्य क्या है, तो वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। इन्होंने बोला भाई जो वैदिक परंपरा है ना, जो वैदिक जीवन शैली है उसकी तरफ वापस जाओ, ये वेस्टर्न की तरफ मत मुड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला भाई वेदों की ओर चलो, ठीक है। जो वेदों वाली जिंदगी है, वैदिक जीवन शैली जो वेदों में बताई गई है उसको अपनाना है, ठीक है। तो इन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। दूसरा, इन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध करना था, ठीक है। आर्य समाज के उद्देश्य बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का ये विरोध करना, ठीक है। और सामाजिक समता और महिलाओं का शिक्षा का प्रचार, ठीक है भाई। समाज में समानता हो लाना और शिक्षा का प्रचार करना ही बेसिकली इनका उद्देश्य था, ठीक है। सुधार की बात कर लूं तो जातिवाद और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई इन्होंने, ठीक है। सुधार करे बेसिकली मतलब कह सकते हैं। तो जातिवाद और बाल विवाह के लिए आवाज उठाई और शुद्धि आंदोलन के जरिए धर्मांतरण का विरोध करा। धर्मांतरण क्या होता है भाई, धर्म परिवर्तन कराना, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कर देना। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, तो उसके जरिए इन्होंने क्या करा, धर्मांतरण का इन्होंने विरोध करा, ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज 1867, ठीक है, 1867 में भाई इसकी स्थापना होती है, ठीक है। संस्थापक की बात करूं तो आत्माराम पांडुरंग क्या है भाई, इसके संस्थापक है, स्थापक नेता कह लो आप। उद्देश्य की बात करूं, इनकी मतलब की पर्पस क्या था, तो महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन करना, ठीक है। तो मतलब महिलाओं की शिक्षा की बात करना, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, मतलब विधवा किसी का जो है पति मरने के बाद वो फिर से विवाह कर सके, ठीक है, उसको विधवा पुनर्विवाह बोलते हैं। तो और उसके बाद जातिगत भेदभाव, ठीक है, इसका बेसिकली इसको खत्म करना, इसको उन्मूलन करना। उसके बाद एक ईश्वरवाद, ठीक है ना। एक ईश्वरवाद और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि एक ही ईश्वर को कह सकते हैं भाई वैल्यू देना, बढ़ावा देना कि एक ही ईश्वर होना चाहिए, और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, ठीक है। योगदान की बात कर लूँ तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में सामाजिक सुधारों को प्रेरित किया इन्होंने, ठीक है। इनका योगदान है भाई कि महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में जो सामाजिक सुधार है उसको प्रेरित किया, ठीक है, वहाँ पर उस रीजन में। और महिला अधिकारों और शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है, इन्होंने महिला के अधिकारों पर, उनकी शिक्षा पर जोर दिया। तो ये उनका योगदान रहा, ठीक है, इस प्रार्थना समाज के जरिए, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सत्य शोधक समाज, ठीक है, ये तो काफी फेमस आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो जो इनके संस्थापक थे सत्य शोधक समाज के, वो थे भाई ज्योतिबा फुले, जो कि इन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करा है, ठीक है। इनका नाम काफी फेमस है, अगर आप पढ़े होगे, आपने कभी पढ़ा है तो, ठीक है। तो संस्थापक इनके ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। और उद्देश्य की बात करूँ तो इन्होंने भाई निम्न जातियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करी। और ब्राह्मणवादी शोषण, ठीक है ना, जो ये ब्राह्मण विचारधारा है, जो ब्राह्मणवादी शोषण है और जो जातिगत भेदभाव का इन्होंने विरोध करा, ठीक है ना, समझ आ गया। मतलब कि यार कुछ ही लोगों तक शिक्षा सीमित ना रहे तो इसका विरोध करते थे। तो इन्होंने ब्राह्मणवादी जो शोषण है, जातिगत भेदभाव, इसका विरोध करना था, ठीक है। इसलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। कब करी भाई, 1873 में, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। आपको समझ आएगा। इनके योगदान की बात करूं तो दलितों और महिलाओं के लिए इन्होंने स्कूलों की स्थापना करी, ठीक है। और यही बोला जाता है महिलाओं के लिए स्कूलों की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। आई थिंक मैं सही हूँ, ठीक है, तो चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। तो योगदान के बता रहा हूँ, तो दलितों और महिलाओं के लिए इन्होंने स्कूलों की स्थापना करी, ठीक है ना। और विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह का ही विरोध करते थे, ठीक है। मतलब कि विधवा का पुनर्विवाह जो एक कंसेप्ट है इसका विरोध ये करते थे, और बाल विवाह का भी ये विरोध करते थे, ठीक है भाई, समझ आ गया। सत्यशोधक समाज के बारे में आपको ये सब बताना है। ये प्रमुख आंदोलन है जो कुछ चल रहे थे, ठीक है, 19वीं सदी में। 19वीं सदी का मतलब भाई 1801 से 1900 तक ही होता है, ठीक है ना। तो देखो सारी उसी टाइम के बता रहा हूँ, 1873 पीछे वो भी चला गया हमारा, तो इसी 1800 से लेकर 1900 के बीच के ही है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है हमारा रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो कि 1897 में होता है,
ठीक है। इसके संस्थापक की बात करो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर हैं ये, ठीक है, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। तो स्वामी विवेकानंद क्या है भाई, इसके संस्थापक रहे। उद्देश्य की बात करूं तो धार्मिक सहिष्णुता और मानव सेवा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन का बेसिकली पर्पस क्या था भाई, कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, मतलब कि एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म के भी भाई इज्जत करे, उसका सम्मान करे, ठीक है। इसको धार्मिक सहिष्णुता बोलते हैं, कट्टरवाद ना अपना ले, ठीक है ना। तो धार्मिक सहिष्णुता हो गया, और मानव सेवा, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया बेसिकली। उसके बाद समाज सेवा हो गया भाई, ठीक है, और शिक्षा का प्रचार करना, इन्होंने समाज सेवा पर जोर दिया, शिक्षा का प्रचार करने पर जोर दिया, बेसिकली उद्देश्य था, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का। उसके योगदान की मैं बात कर लूँ, अस्पताल, स्कूल और अनाथालय की स्थापना करी इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद भारत और विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करा, ठीक है भाई। जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करा, भारत में क्या करा, भाई जो भारतीय संस्कृति है ना उसका प्रचार करा, ठीक है ना। तो भारत और विदेशों में, भारत में भी तो करा ही करा, विदेशों में जब ये जाते थे तो वहां पर भी क्या भारतीय संस्कृति का ही पालन ये करते थे, खाना भी अपने ही जैसे खाते हैं ना कल्चर में, भारतीय संस्कृति में वैसे इन्होंने खाया, ठीक है। तो भारत और विदेशों में क्या करना भाई, कि भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो ये आपको बता देना है। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन जो कि 1875 में हुआ, ठीक है। संस्थापक की बात करूं तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो अलीगढ़ आंदोलन आपको ध्यान रखना है भाई, संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खान है। उद्देश्य की बात करूं मैं इसकी, तो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है भाई, जो मुस्लिम समाज वहाँ पर आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना इसका उद्देश्य था। धार्मिक कट्टरता का विरोध, ठीक है भाई, कि धार्मिक रूप से कट्टर नहीं होना है, ठीक है ना। कट्टरतावाद क्या होती है आज के टाइम में जो ज़्यादा चल रही है, ठीक है, आपको पता होगा कट्टरवाद क्या होता है भाई। जो मान लो कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मान लो कि एक्स करके कोई एक रिलीजन है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है भाई, वाई वाले को तो बिल्कुल कह सकते हैं है ना, जो वाई रिलीजन है, जो वाई धर्म है उसका तो बिल्कुल ही कह सकते हैं उसका विरोध करता है, ठीक है, अपने धर्म को ही बेस्ट बताता है, ठीक है। और जो वाई धर्म वाला वो भी ऐसे ही करता है, समझ रहे हो। तो आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा है बेसिकली, उस टाइम पर ये सब ना हो तो इसलिए धार्मिक कट्टरता का ही विरोध करते थे, ठीक है, समझ आ गया। और योगदान, योगदान की मैं बात करूं तो मोमडन एंग्लो ओरिएंटेशन ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, यानी बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, जिसको हम आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बोलते हैं, वो पहले इसका नाम ये था, ठीक है भाई, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है ना। तो उसकी स्थापना अलीगढ़ आंदोलन के तहत हुई, ठीक है। उसके बाद महिला शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार, ठीक है ना, तो महिला की शिक्षा पर जोर देना दिया, ठीक है ना। और धार्मिक सहिष्णुता, वही कट्टरता का विरोध घुमा फिरा के यही हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया, ये इनका योगदान रहा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, ठीक है, 1856 में, कब, 1856 में। इसके नेता की बात कर लूँ या कह लो संस्थापक की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भाई इसके नेता रहे हैं, ठीक है, किसके, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के। उद्देश्य की बात करूं तो विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाना, ठीक है भाई, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, ऐसा बहुत रोक टोक थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो विधवा का पुनर्विवाह कर सके इसको वैध बनाना, ठीक है। इनका पर्पस था कि भाई जो विधवा पुनर्विवाह ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, ये सही है, तो इसको एक वैध बनाने के लिए इनका उद्देश्य था। उसके बाद बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध करना, ठीक है भाई, जो बाल विवाह होता है उसका विरोध करना, और बहु विवाह यानी कि एक से ज़्यादा विवाह, ठीक है, उसका विरोध करना इनका पर्पस था बेसिकली। योगदान की बात करूं तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है, ठीक है, इनका योगदान है ये कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। और दूसरा महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर जोर दिया, ठीक है। भाई महिला की शिक्षा तो आप सब में लिख सकते हो, ठीक है ना, महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर जोर दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि भाई भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिकता के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है, कि भाई भारत के विभाजन, आपको पता पार्टीशन हो गया था भारत का 1947 में, ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया था ना भारत से, आपको पता है विभाजन, सब जानते हैं इसको, ठीक है। तो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, ठीक है ना, ठीक है। तो सांप्रदायिकता के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण करें भाई, कि सांप्रदायिकता का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई विभाजन का जिम्मेदार सांप्रदायिकता, आपको पता है, ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम अपने जैसे मान लो सेम धर्म के हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कट्टरता आ जाती है, ठीक है, तो अपने धर्म को ही बेस्ट बताना, ठीक है, और धर्म के आधार पर भाई वैचारिक लड़ाई कर लेना या वैसे लड़ाई करना, तो थोड़ा सांप्रदायिकता इसको बेसिकली हम क्या देते हैं, ठीक है।
तो सांप्रदायिकता ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है भारत के विभाजन के लिए। तो सांप्रदायिकता का विकास का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है भाई कि सांप्रदायिकता का विकास जो हुआ है ना, उसी ने क्या भारत का विभाजन किया है। तो ये आलोचना हो जाएगी, ठीक है। क्रिटिसाइज करते हमें बताना है कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता जिम्मेदार है भारत के विभाजन के लिए, उसका विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया? आगे देखो। तो भारत में सांप्रदायिकता का विकास एक जटिल प्रक्रिया थी जो कि औपनिवेशिक शासन और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं, राजनीतिक नीतियों का परिणाम थी, ठीक है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है भाई, अंग्रेजों ने एक नीति चला रखी थी, फूट डालो राज करो नीति, ठीक है। यह भी यहाँ से भी सांप्रदायिकता का विकास हम कह सकते हैं होता है, ठीक है। तो भारत में सांप्रदायिकता का जो विकास है जटिल प्रक्रिया थी जो कि औपनिवेशिक शासन हो गया, सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है, ठीक है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और राजनीतिक नीतियों का परिणाम मानी जाती है, ठीक है। और ब्रिटिश शासन काल के दौरान सांप्रदायिकता को न केवल बढ़ावा दिया गया, ठीक है भाई, ब्रिटिश काल के दौरान सांप्रदायिकता को खूब बढ़ावा दिया। उनको पता था ना कि भाई अगर हम क्या करेंगे, इनके बीच में फूट डालेंगे ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे, तभी जाके क्या हो पाएगा, हम राज कर पाएंगे। इनके अगर इनमें एकता हो गई तो हमारा राज खत्म होने की टेंशन आ जाएगी हमें, ठीक है। तो बल्कि इसे के विभाजन के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और फिर बाद में सांप्रदायिकता को भाई विभाजन के औजार के रूप में देखा गया। और 1947 में भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के चरम पर पहुंचने का परिणाम था, ठीक है। जब सांप्रदायिकता चरम पर पहुंच गई, मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र की बात कर ली, तो भाई वहाँ पर सांप्रदायिकता के चरम सीमा थी वो सांप्रदायिकता की, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर विभाजन हो जाता है। तो उसी के मैं बात करनी है, देखते हैं, ठीक है भाई। तो सांप्रदायिकता का भाई प्रारंभिक विकास, ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग बनानी है तो उसकी हम बात करते हैं। देखो, तो औपनिवेशिक शासन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक शासन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहा है वो देखो। तो ब्रिटिश विजय के बाद, ठीक है ना, भारतीय समाज में शक्ति संरचना परिवर्तन होती है, ठीक है भाई, कि भारत में जिसके पास शक्ति थी ना, जो पावर, उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। विशेष रूप से मुस्लिम अभिजात वर्ग जो कि सेना, प्रशासन और न्यायपालिकाओं में ऊंचे पदों पर थे और अपने प्रभाव और स्थिति को खोने लगे थे, ठीक है ना। क्या बोला गया अभी यहाँ पर मैंने, जो मुस्लिम अभिजात वर्ग है जो कि सेना, प्रशासन, ठीक है, और न्यायपालिका में ऊंचे पद पर थे, वो अपने प्रभाव और स्थिति को धीरे धीरे खोने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटिश की जीत होती है, ठीक है, समझ आ गया। और हिंदुओं ने ब्रिटिश शिक्षा, प्रशासनिक पदों और नए पेशेवर भूमिका को तेजी से अपनाया, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसमें देरी करी, ठीक है भाई। कि हिंदुओं ने भाई क्या करा, ब्रिटिश शिक्षा को, जो प्रशासनिक पद है, ठीक है, और जो नई पेशेवर भूमिका, नए प्रोफेशन की भूमिका बड़ी तेजी से अपना लिया भाई, ठीक है। लेकिन मुसलमानों ने, जो मुस्लिम समुदाय से देरी करी, और ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अंतराल मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और धर्म पर अधिक निर्भरता को बढ़ावा देता था, ठीक है भाई। मुस्लिमों ने देरी करी, हिंदू उसमें तुरंत मतलब कि अपना लिया उन्होंने। अब बाद में क्या हो रहा है भाई, देखा जा रहा है कि भाई इस हर चीज़ में हिंदू लोग हैं, ठीक है, हिंदू समुदाय, मुस्लिम का तो कहीं इसमें नामो निशान नहीं है, ठीक है। और होने क्या लगा, फिर बाद में इनको सांस्कृतिक और शैक्षिक अंतराल बढ़ गया ना दोनों के बीच में, ये एक तरह से असुरक्षा का भाव उत्पन्न होने लग गया, ठीक है, मुस्लिम समुदाय में, और धर्म पर अधिक निर्भरता को बढ़ावा देना लगा, ठीक है, देता था इस चीज़ को। समझ आ गया आपको? तो यही कहीं जाके भी सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सांप्रदायिकता के लिए ब्रिटिश नीतियों की भूमिका, भाई सांप्रदायिकता है ना जो, इसके लिए बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीतियां भी रहीं, ठीक है, इसके विकास के लिए। तो पहली जो नीति आप बताओगे, फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकारों ने क्या करा भाई, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार है उसने हिंदू और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया, भाई इनके बीच दूरी रहनी चाहिए, ठीक है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, आपको पता है। और 1909 के मिंटो मार्ले सुधार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दे दिया, ठीक है भाई। कि जो यहाँ पर मिंटो मार्ले सुधार है, यहाँ पर जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है ना, मतलब धर्म के रूप में प्रतिनिधित्व, उसको संस्थागत रूप दे दिया। यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई, ठीक है, जो कि मुस्लिमों का समर्थन कर रही है। और कांग्रेस को भाई हिंदू संगठन और मुस्लिम लीग को मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना भाई। कांग्रेस को हिंदू संगठन के रूप में और मुस्लिम लीग को मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में देखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप खुद देखो, जब ऐसे संगठन बनने लग जाएंगे तो यहाँ पर सांप्रदायिकता बढ़ेगी, कट्टरवाद की भावना बढ़ेगी, जिससे आगे जाके विभाजन तो होना तय ही है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद सांप्रदायिकता का भाई सामाजिक आधार, ठीक है। तो समाज में समाज में ना भाई गहरी जड़ें जमा चुकी धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, सांप्रदायिकता का सामाजिक आधार क्या है भाई, सामाजिक रूप से सांप्रदायिकता कैसे बढ़ रही है, क्योंकि समाज में क्या है भाई, जो धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं ना, जो असमानताएं हैं, वो समाज में भाई जुड़ आ चुकी हैं, ठीक है, जड़ें जमा चुकी है अपनी।
और आर्थिक अवसरों और सरकारी नौकरियों में असमानता ने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया। ठीक है, कि भाई सारी नौकरी तो हिंदू ले जा रहा है, ठीक है, मुसलमान के पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मुस्लिम समुदाय पीछे हो रहा है, ठीक है, कि डर का भाव आने लग गया। जब ऐसे आता है तो भाई एमएलए को अलग मांग करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर यही है। तो आर्थिक अवसरों की चाहे बात कर लो, चाहे सरकारी नौकरियों की बात कर लो, इसमें असमानता ने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया दोनों के बीच में। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय आंदोलन की कमजोरियां। ठीक है ना भाई, राष्ट्रीय आंदोलन की भी कमजोरियां हुई, ठीक है, जैसे सांप्रदायिकता का और बढ़ा। ठीक है, देखो कांग्रेस की सीमाएं। ठीक है, तो कांग्रेस भाई सांप्रदायिकता की प्रकृति को पूरी तरीके से समझने में विफल रही। उनको समझ ही नहीं आया भाई कि सांप्रदायिकता आगे जाकर इतना बड़ा रूप ले लेगी जिससे क्या विभाजन भी हो जाएगा। तो कांग्रेस सांप्रदायिकता की प्रकृति के नेचर को पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाई। ठीक है, विफल रही। कुछ हिंदू पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियां जैसे कि भाई राम राज्य का विचार हो गया, ठीक है, ने मुस्लिम समुदाय को अलग थलग कर दिया भाई कि राम राज्य होना चाहिए। ठीक है, कुछ हिंदू पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियां हैं ये, ठीक है, जैसे भाई हिंदू राष्ट्र होना, ठीक है, राम राज्य का विचार, तो इसलिए मुस्लिम समुदाय जो है उसको अलग थलग कर दिया, थोड़ा दूर कर दिया। और कांग्रेस द्वारा भाई धार्मिक प्रतीकों का उपयोग सांप्रदायिक भावना को और बढ़ावा देता। ठीक है भाई, जो कांग्रेस है वो क्या भाई धार्मिक प्रतीकों का यूज कर रही है, तो ऐसे भाई सांप्रदायिक भावना को और बढ़ावा देता था। ठीक है भाई, कि भाई सांप्रदायिक भावना और बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के बीच में। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की अलगाववादी मांगे। भाई मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत से एक अलग राष्ट्र मुझे मिल जाए पाकिस्तान के नाम का। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की अलगाववादी मांगे क्या थी, वो भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ाने में जिम्मेदार रही, विकास हुआ सांप्रदायिकता का। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने भाई 1940 के लाहौर प्रस्ताव में, ठीक है ना, दो राष्ट्र के सिद्धांत की मांग कर दी। ठीक है भाई, 1940 के लाहौर प्रस्ताव में क्या करा भाई, दो राष्ट्र यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर दी कि भाई कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसे प्रपोज कर दे कि दो राष्ट्र होंगे जिसमें दो, ये भारत दो कौमों का देश है, मुसलमान और हिंदू, और मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए। ठीक है ना, तो दो राष्ट्र के सिद्धांत की मांग कर दी और इसने हिंदू मुस्लिम विभाजन को एकदम संस्थागत रूप दे दिया। मतलब एक समझ रहे हो, एक कांग्रेस हिंदुओं के लिए, ठीक है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग, तो ऐसे एक संस्थागत रूप दे दिया। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ब्रिटिश हस्तक्षेप, और सरकार ने क्या करा भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किसी भी समझौते को रोकने का हर संभव प्रयास करा। ठीक है भाई, मतलब ब्रिटिशों ने भाई खूब प्रयास करा, ठीक है, कि इनके बीच में जो विभाजन वाली चीज़ है इसको रोक दिया जाए, लेकिन हर संभव प्रयास क्या रहा भाई, विफल रहा, कामयाब नहीं हो पाया। और ब्रिटिश सरकार हमेशा मुस्लिम लीग को कांग्रेस से अधिक रियायत देती थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या भाई, मुस्लिम लीग को रियायत भी दी गई। ठीक है, जिससे सांप्रदायिक विभाजन और गहरा होता गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सांप्रदायिकता के विकास के कुछ अन्य कारण भी है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखो, धर्म आधारित शिक्षा और इतिहास। ठीक है, ये भी आप बताओगे क्या, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भाई धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। ठीक है, ब्रिटिशों का बहुत योगदान है भाई सांप्रदायिकता को बढ़ाने में, ध्यान रखना। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने बेसिकली दिया, और इतिहास की गलत व्याख्या ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम की जो गलत व्याख्या है इतिहास की, उसने और क्या कर दिया भाई, तनावपूर्ण बना दिया इस चीज़ को। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था और रोजगार, तो सरकारी नौकरी और भूमि पर अधिकार के मुद्दे ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को सांप्रदायिक रंग दे दिया। ठीक है भाई, कि सरकारी नौकरी और भूमि पर अधिकार को लेकर, ठीक है भाई, किस समुदाय का ज़्यादा अधिकार हो रहा है भूमि पर, इस मुद्दे ने भाई क्या करा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी। तो इसको आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने क्या करा भाई, ये सांप्रदायिक रंग मिल गया इसको। ठीक है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मुद्दा बन गया। ठीक है भाई, इस समुदाय के पास है, हमारे पास नहीं है, तो ये अर्थव्यवस्था रोजगार कहीं ना कहीं जाकर जो आर्थिक मुद्दा था ये जाके सांप्रदायिक मुद्दा बन गया, सांप्रदायिक रंग इसने ले लिया। ठीक है, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे और विभाजन की ओर कदम। ठीक है ना भाई, होता क्या है कि सारी मांगे विफल रह जाती हैं। ठीक है भाई, कि जो अंग्रेज भी हैं ये भी क्या करते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भाई की बातचीत बन जाए। ठीक है, यहाँ तक ये भी होगा था कि भारत के अंदर जो जितनी मुस्लिम रीजन होंगे वहाँ पर क्या इनको स्वायत्तता दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि थोड़ी बहुत छूट दे दी जाएगी शासन में, लेकिन ये सब नकार दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर एंड में जाके होता क्या है ना, मुस्लिम लीग आह्वान कर देती है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का। ठीक है ना, 1946 में। ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। 16 तारीख कुछ है, ठीक है, वो महीना आप देख लेना, 16 तारीख कुछ है, कन्फर्म है मुझे, जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने घोषित करा 1946 में ही है। ठीक है ना,
तो डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने घोषित कर दिया, ठीक है भाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसे हिंदी में हम कहते हैं। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा भाई, डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान को कोलकाता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का जन्म दे दिया, ठीक है। तो उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को बोल घोषणा कर दी। तो उसे जो कोलकाता जैसे जगह है ना, वहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या होने लगा, सांप्रदायिक दंगे होने लगे, ठीक है। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होने लगी, खून खराब होने लगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वो थोड़ा रीजन वहाँ पर थोड़ी मुस्लिम हिंदू की पॉपुलेशन है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए और पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा ने विभाजन की अनिवार्यता को बढ़ावा दे दी है, ठीक है ना। जो पंजाब और बंगाल जैसे जो क्षेत्र है, ठीक है, वो पता है ना, पंजाब से एक हिस्सा अलग हो गया है, ठीक है, वो भाई पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब भी है। तो पंजाब और बंगाल जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या सांप्रदायिक हिंसा ने विभाजन अनिवार्यता को बढ़ावा दे दिया, मतलब कि विभाजन होगा ही होगा, ठीक है ना। आपको पता है पाकिस्तान बना था, वो दो हिस्सों में बना था उस टाइम पे, ठीक है। आज जो बांग्लादेश है ना, वो पहले पाकिस्तान का पार्ट होता था, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है भाई। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के दो क्षेत्र थे, ठीक है, और एक एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। दो पाकिस्तान बने थे, क्योंकि ऐसा एक ही जगह पर ऐसा रीजन नहीं था जहाँ पर सारी मुस्लिम जनसंख्या हो। तो ये क्योंकि ये चीज़ हुई थी ना कि जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा वो पाकिस्तान हो जाएगा। तो ऐसे दो जगह थे, ठीक है, एक पश्चिमी रीजन में एक पूर्वी रीजन में। तो पश्चिमी पाकिस्तान बन गया और एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप बता दोगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे में। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि ब्रिटिश के अधीन कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है भाई। कि ब्रिटिशों के अधीन क्या हुआ कि जो कृषि है ना, उसका वाणिज्यीकरण हो गया, ठीक है, और उसका व्यापारीकरण कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो उसके क्या प्रभाव रहे ये आपको बताना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूँ वैसे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके पहला आप इसमें बताओ कि भाई जो प्रभाव रहा खाद्य उत्पादन पर क्या प्रभाव रहा, इसकी हम बात करते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान खाद्य उत्पादन में कोई खास सुधार तो हुआ नहीं, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान खाद्य उत्पादन में मान लो कि वृद्धि हो गई हो, कोई खास सुधार तो यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ 1891 से 1947 के दौरान, ठीक है ना, क्या होता है, प्रति वर्ष खाद्यान्न उत्पादन केवल 0.11% बढ़ा, ठीक है। जो उत्पादन हो रहा था केवल 0.11% की दर से बढ़ता है, और प्रति एकड़ खाद्यान्न उत्पादन 0.18 प्रति वर्ष घटा, ठीक है ना। प्रति एकड़ की अगर हम एकड़ जमीन के हिसाब से चलें तो प्रति एकड़ तो खाद्यान्न का उत्पादन है वो 0.18% तक घट गया, और खाद्यान्न की कमी बढ़ी, ठीक है ना। जो खाद्यान्न की कमी घटती चली गई, क्योंकि खेती का फोकस नकदी फसलों पर केंद्रित हो गया भाई। खाद्यान्न की कमी हो गई क्योंकि क्योंकि पेट भरने से ज़्यादा भाई की कमाना है, ठीक है, ज़्यादा उद्देश्य हो गया है। यानी कि नकदी फसल जो कि बेची जा सके उसका उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं उसका व्यापारीकरण हो गया, ठीक है। वाणिज्यिकरण का क्या प्रभाव रहे, ठीक है, क्योंकि नकदी फसलों का योगदान यहाँ पर ज़्यादा हो गया। आगे मैं बात करूँ नकदी फसलों में वृद्धि, तो गैर खाद्यान्न फसलों में तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है, मतलब खाई नहीं जाती, ठीक है, जो आंतरिक और बाहरी बाजारों में मांग और कीमतों में वृद्धि के कारण थी, ठीक है। हुआ क्या भाई, जो गैर खाद्यान्न फसलें उसमें तेजी हुई, ठीक है, जो कि क्या था भाई, आंतरिक और जो भारी बाजार हैं उनमें मांग और कीमतों में वृद्धि के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो गैर खाद्यान्न फसलें उनकी वृद्धि हो गई, ठीक है, क्योंकि मांग आ रही थी भारी बाजार से भी और देश के अंदर जो बाजार है वहां से भी, ठीक है ना। और गैर खाद्यान्न फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन 0.86% और कुल उत्पादन 1.31% क्या प्रति वर्ष बढ़ा, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, तो गैर खाद्यान्न फसलों का जो प्रति एकड़ है ना भाई, जो नकदी फसलें बेसिकली आप कह लो, उनका उत्पादन प्रति वर्ष इतना और प्रति एकड़ के हिसाब से बोलो तो इतना बढ़ा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और आगे मैं बात करूँ प्रमुख नकदी फसलें तो कौन कौन सी थी भाई जो कि बिक रही थी, ठीक है, कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना और तेल और बीज जैसी नकदी फसलें जो कि इनकी डिमांड ज़्यादा आ रही थी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूँ कपास बूम क्या है, ठीक है ना, 1860 से लेकर 64 तक, ठीक है ना, कपास बूम देखने को मिलता है, ठीक है भाई। ध्यान रखना ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति बेसिकली अमेरिका से होती थी, ठीक है। अमेरिका उस टाइम में बहुत ज़्यादा कपास निर्यात करता था, ठीक है, ब्रिटेन को, लेकिन वे अमेरिका में चलता था गृह युद्ध, ठीक है, जिसको हम अमेरिका के गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है, 60 से लेकर 64 तक बेसिकली चलाई, ठीक है। तो यहाँ पर गृह युद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर भाई ब्रिटेन को कपास मिलना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर भाई एक दूसरा बाजार इसको दिखता है भारत, जहाँ से ये कपास खरीद सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में भाई कपास की मांग बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको कपास बूम बोला जा रहा है। तो कारण क्या भाई, अमेरिका में गृह युद्ध, ठीक है, के कारण वैश्विक कपास की कमी हो गई, ठीक है भाई। अब इसका प्रभाव क्या रहा, तो भारत में कपास की कीमतें और निर्यात में भारी वृद्धि हो गई, ठीक है, भारत में कपास की मांग आने लग गई, तो इसलिए कपास की जो कीमत है वो बहुत ऊपर पहुंच गई, ठीक है।
और निर्यात भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत से होने लगा, ठीक है। डिमांड आएगी तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी, आपको पता है, ठीक है, सीधा सा रिलेशन है, इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ते होगे। और कपास की खेती के क्षेत्र में विस्तार हुआ, ठीक है, जो कपास की खेती है उसको बढ़ाया जाने लगा, और जो साहूकार भी है ना भाई किसानों को, वो कर देने लग गए, ठीक है, कपास की खेती के लिए। और कपास उगाने वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, कपास उगाने वाले क्षेत्रों के किसान वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन गए, ठीक है। जो कपास उगा रहे हैं किसान, ठीक है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कपास उगाई जा रही है, वो जो किसान है वो वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था उसका हिस्सा मानने गए, बन गए कह लो, ये उनको माना जाने लगा, ठीक है। तो ये कपास भूमि में आप ये सब बताओगे तो ये वाणिज्यिकरण के प्रभाव हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। आगे बात करूं कपास बूम का आर्थिक प्रभाव क्या रहा, ठीक है। लाभार्थी कौन हुए बेसिकली, बम्बई के जो निर्यात घराने थे ना, वेली जो निर्यात कर रहे थे उनको फायदा हुआ, और दलाल बिचौलिए हो गए, ठीक है, और गांव के साहूकार हो गए, अब बनिया कह लो, ठीक है, इनको ज्यादा क्या भाई लाभ मिला इससे, ठीक है ना। बाकी किसानों को तो भाई लाभ बहुत कम मिला, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अचानक फिर क्या होता है ना, अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर वापिस ये क्या करते हैं, वापस ब्रिटेन अमेरिका से कपास मंगाने लग जाता है, तो यहाँ पर भारत में मांग कम होने लग जाती है। और किसान क्या होता है भाई, जिन्होंने कर्ज ले रखा होता था भाई कपास के लिए, फिर वो कपास की डिमांड खत्म हो गई और साहूकारों ने ऋण भी देना बंद कर दिया, और कपास जो ये जो किसान है कर्ज के नीचे दब गए। और ठीक है, समझ आ गया। अब लाभ की बात करूँ, भारतीय व्यापारियों के बीच पूंजी संचय में योगदान, ठीक है, और भारत को औद्योगिक पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया, ठीक है भाई, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को देखा गया, ठीक है ना, समझ आ गया। औद्योगिकरण विरोधी प्रभाव, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना, कि औद्योगिकरण विरोधी प्रभाव क्या रहा वाणिज्यकरण का, ठीक है। तो भारत की भूमिका कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तक सीमित हो गई, ठीक है। भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बन गया, ठीक है, आपको बस कि भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से भारत को जाना जाने लगा। और पश्चिमी देशों ने औद्योगिक उत्पादन में महारत हासिल कर ली थी, ठीक है, जो पश्चिमी देश है उन्होंने क्या करा भाई, औद्योगिक उत्पादन में महारत हासिल कर ली थी, ठीक है। तो ये औद्योगिकरण विरोधी प्रभाव रहा, ठीक है, भारत के अंदर, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसमें बताओगे आप ये सब, ठीक है। भारत जैसे जो उपनिवेश, ठीक है भाई, गुलाम बना रखा तो भारत एक उपनिवेश अंग्रेजों का, तो भारत जैसे जो उपनिवेशों को भाई कृषि वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में चिन्हित कर दिया गया भाई। कृषि से रिलेटेड जो भी कच्चा माल है वो आपूर्ति भाई भारत जैसे देश से हो सकती है, ठीक है, तो आपूर्तिकर्ता के रूप में चिन्हित कर दिया गया। और औद्योगिक राष्ट्र जैसे कि ब्रिटेन, ठीक है भाई, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था, ठीक है, आपको पता है। तो औद्योगिकरण राष्ट्र इन कच्चे माल का उपयोग अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए करते थे, ठीक है भाई, कच्चा माल भारत सस्ते दाम पर मिल जाएगा, और ये करेंगे भाई औद्योगिक उत्पादन कर लेंगे ब्रिटेन में, ठीक है, और उसको महंगे दाम पर बेच देंगे, वैसे इनका यही पर्पस था। और ये उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था की पहचान थी, ठीक है ना भाई, ये उपनिवेशवाद जो अपने गुलाम बनाते थे, ठीक है, उपनिवेश बनाते थे अपने, उनका बेसिकली इसी काम के लिए बनाते थे ताकि यहाँ से उनको कच्चा माल मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था की पहचान थी, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, ठीक है। अब अगला ना आपके एग्जाम में टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, टिप्पणी वाले क्वेश्चन, ये सब तो 20-20 मार्क्स वाले थे, आपके एग्जाम में 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कितने, 10-10 मार्क्स वाले, ठीक है ना, जिसमें आपको वही लगभग 250 में लिखना होता है, ठीक है, 250 शब्द, 250 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना, वो टिप्पणी वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो पहला है भाई सिख राजनीति की प्रकृति, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सिख राजनीति की प्रकृति क्या है, तो सिख राजनीति जो है ना भाई, इसका उद्भव और विकास 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव के धार्मिक सुधार आंदोलन से शुरू होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। सिख की राजनीति की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और शुरुआत में सिख धर्म एक धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन था, ठीक है भाई। शुरुआत में जो सिख था ये क्या था भाई, एक धार्मिक सुधार आंदोलन आप कह सकते हो, सामाजिक सुधार आंदोलन आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन समय के साथ ये राजनीतिक शक्ति का क्या बन गया भाई, रूप लेता गया, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह के समय में सिखों का सैन्यकरण हो गया, ठीक है भाई, गुरु गोविंद सिंह के समय में इन सिखों का सैन्यकरण हो गया, और खालसा पंथ की आपने सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में, खालसा पंथ की स्थापना की गई, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके मुख्य विशेषता की हम बात करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई, वर्ड लिमिट 250, तो उस हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। पहला बताओ क्या भाई, धार्मिक और राजनीतिक एकता, ठीक है ना, कि सिख राजनीति भाई धर्म और राजनीति के अभिन्न संबंध पर आधारित थी, ठीक है ना, भाई धार्मिक और राजनीतिक एकता किस प्रकार से, जो सिख है ना भाई, सिख राजनीति धर्म और राजनीति के अभिन्न संबंध पर आधारित रही, ठीक है। सैन्य संगठन की बात करूं, औरंगजेब के धार्मिक उत्पीड़न, आपको पता है भाई औरंगजेब ना
ये धार्मिक असहिष्णुता की नीति को नहीं अपनाता था, मतलब भाई इसको दूसरे धर्म के प्रति ये सम्मान ही नहीं करता था। तो औरंगजेब का जो धार्मिक उत्पीड़न होता था, ठीक है भाई, धर्म का उत्पीड़न कर रहा है वो, धार्मिक उत्पीड़न कर रहा है, तो औरंगजेब के धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ वो सिखों ने अपनी सैन्य शक्ति को और संगठित किया, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊं रंजीत सिंह का शासन में, आप क्या बताओगे, इसकी विशेषता में बताना है, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना करी, जो कि पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में ये विस्तारित था, ठीक है, फैला हुआ था। उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है, ये भी क्या सिख की विशेषता है। तो सिख राजनीति की प्रकृति में भाई सामूहिक नेतृत्व और गुरु नीतियों का पालन मुख्य था, ठीक है भाई। गुरु शिष्य परंपरा जो थी भाई सिख राजनीति का मुख्य हिस्सा थी, तो आपको ये सब बता देना है भाई, ठीक है, इनकी विशेषता है। उसके बाद है भाई स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त भाई काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखना। तो स्थायी बंदोबस्त भाई अंग्रेजों ने लागू कर रखी थी, ठीक है, मैंने हल्का सा डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग में ही। तो देखो स्थायी बंदोबस्त जो है ना भाई 1793 में लागू की गई थी, ठीक है, बंगाल में, ठीक है ना। और बंगाल के साथ साथ भाई बिहार में भी, उड़ीसा में भी लागू कर दी गई थी, ठीक है। तो 1793 में लॉर्ड कार्निवालिस, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वहाँ का क्या था भाई, गवर्नर आप कह लो, ठीक है, था। तो लॉर्ड कार्निवालिस के टाइम पे 1793 में क्या हो जाता है भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। और ये क्या थे भाई, राजस्व व्यवस्था थी भाई, कि राजस्व का सिस्टम कैसा होना चाहिए, टैक्स का सिस्टम कैसा होना चाहिए, बेसिकली इसका ये काम करता था। इसमें क्या है ना भाई, टैक्स को एकदम जो कर है ना उसको निश्चित कर देंगे, ठीक है। उन्होंने भाई क्या करा, अंग्रेजों ने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब बढ़ा के ही बताया, जो कर उसको निश्चित कर दिया। चाहे तुम्हारी फसल ज़्यादा की बिके, चाहे तुम्हारी फसल खराब हो जाए, ठीक है, या तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लो, लेकिन तुम्हें कर उतना ही देना जितना हमने निश्चित कर दिया है, ठीक है। इसी को स्थायी बंदोबस्त बोला जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और भाई ये सोच रहे हो कि भाई तो ऐसे तो जो किसान है वो ज़्यादा प्रॉफिट करके वो कर तो उनको उतना ही देना, नहीं भाई, अंग्रेजों ने पहले ही इतना ज़्यादा कर बता दिया था ना, जिससे ये जो ये किसान है वो और कर्ज के नीचे दब गए, ठीक है, और फिर वो विरोध करने लग गए, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, राजस्व संग्रह को सरल बनाना था भाई, ठीक है। ब्रिटिश सोचते थे भाई इससे क्या होगा, किसान भी खुश रहेंगे और जो राजस्व संग्रह है, जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, सरल बनाना था। और ब्रिटिश सरकार की आय को स्थिर करना था, ठीक है भाई। कोई कैसे भी फसल खराब हो, चौपट हो, ठीक हो, कैसे, तो इससे ना भाई कि क्या हो, जो सरकार की आय है, जो ब्रिटिश सरकार की जो आय है उसको कुछ फर्क ना पड़े, इसलिए उन्होंने बेसिकली स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी विशेषता की बात करूं तो जमींदारों को भाई भूमि का स्थायी मालिक घोषित कर दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि किसानों से डायरेक्ट तो एक थोड़ी टक्कर वसूल रहे हैं, जमींदार वसूल रहे, जमींदार जाके इन अंग्रेजों को कर देते थे, ठीक है ना भाई। तो जमींदार को क्या करते भाई, जमीन का स्थायी मालिक घोषित कर दिया, ठीक है। और उस जमीन से क्या करेंगे भाई, किसानों से खेती करवानी होती थी, और उसके बाद क्या करना है, वहां से उनसे कर लेना है, ठीक है। अब भाई जमींदारों को क्या करा, भूमि का स्थायी मालिक घोषित कर दिया इन्होंने, और उन्हें भाई किसानों से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दे दी गई, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, जमींदारों को भाई कर वसूलने की जिम्मेदारी दे दी, और राजस्व की दर स्थायी रूप से तय कर दी गई, ठीक है ना। भाई जो राजस्व की दर है उसको स्थायी रूप से तय कर दिया, मतलब फिक्स कर दे कि इतना ही तुम्हें क्या है, राजस्व कर देना है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते भाई रोलेट एक्ट की, ठीक है। रोलेट एक्ट कब लाया गया था, 1919 में लाया गया था, ध्यान रखना भाई, काला कानून इसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, काला कानून बोला जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो रोलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था ना 1914 से लेकर 18 तक, तो उसके बाद ये लाया गया था, ठीक है। इसमें भाई क्या, किसी को पकड़ लो जेल में डाल दो, ठीक है, जिसपे भी शक हो रहा है, और इसमें भाई न्यायिक प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, बेशक हो रहा है उसको जेल में डाल दो, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया था रोलेट एक्ट में, ठीक है, जिसका विरोध भी खूब करा है, ठीक है, भारत के लोगों ने। तो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया एक दमनकारी कानून था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था भाई, भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसको कुचलना था, ठीक है भाई, कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में उभर रहे हैं उसको खत्म करना है, मतलब कुचलना है इसको, ठीक है। प्रावधान की बात कर लूँ भाई, क्या थे रोलेट एक्ट के प्रावधान। तो सरकार को भाई क्या बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में ले रखने का अधिकार दिया गया, ठीक है भाई। इससे क्या भाई, सरकार को बिना मुकदमा चलाए, किसी मुकदमे की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लो, ठीक है, हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई इससे, ठीक है। और न्यायिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया गया भाई, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है न्याय की पूरी, ठीक है, उसको भाई नजरअंदाज कर दिया गया, हिरासत में ले लो किसी को भी, गिरफ्तार कर लो, ये अधिकार मिल गया। प्रेस की स्वतंत्रता पूरी छीन ली, ठीक है। हम कह सकते हैं भाई प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, ठीक है, क्या लगा दिया भाई, सेंसरशिप लगा दी, ठीक है।
सेंसरशिप लगा दी, ठीक है ना। तो ये कुछ कहते हैं भाई प्रावधान थे रोलेट एक्ट के। प्रतिक्रिया की बात करते हैं भाई, रोलेट एक्ट तो लगा दिया, इसकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने क्या करा, इस कानून की कड़ी आलोचना करी भाई, ठीक है। आपको पता महात्मा गांधी ने खूब विरोध किया इसका, ठीक है। और क्या कह सकते हैं भाई, एक बहुत बड़े आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने का कारण कहीं ना कहीं के रोलेट एक्ट भी रहा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। मैंने डिस्कस भी करा है पीछे। और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने इस कानून की भाई बहुत कड़ी आलोचना करी, ठीक है। और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, ठीक है। और जब आपको पता होगा भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो भाई रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं कि इसका विरोध करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, क्योंकि रोलेट एक्ट ऐसा ही था कि गिरफ्तार कर रहा था। तो लोगों ने इसके विरोध के लिए भाई वो इकट्ठा होता है जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पर जो ब्रिगेडियर होता है भाई वो क्या करता है, इन पर गोली चलवा देता है और बहुत लोग मारे जाते हैं, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में भी इस सीन को देखा होगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में ही होता है, इसी कानून के विरोध का एक परिणाम था, ठीक है भाई। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, लेकिन वहाँ पर गोली चलवा दी जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है बहुत लोगों की, ठीक है। तो प्रतिक्रिया आपको दिखा बता देना है, ठीक है भाई। आलोचना करी, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, जलियांवाला बाग भी इसी का परिणाम था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई लखनऊ संधि की, ठीक है, जो कि 1916 में हुई थी, ठीक है। लखनऊ संधि का भाई 1916 में हुई है, ठीक है। अब क्यों हुई, क्या कारण से, सब बात करते हैं इसकी। तो लखनऊ संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था, ठीक है। किसके बीच है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता आप कह सकते हो लखनऊ संधि को, जो कि 1916 में हुआ, जो कि भारत में राष्ट्रवादी राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर दोनों के बीच में एकता बढ़ाने के लिए एक समझौता बेसिकली किया गया था लखनऊ संधि के नाम से हम जानते हैं। तो ये भारत में राष्ट्रवादी राजनीति थी, ठीक है, नेशनलिज्म पॉलिटिक्स, ठीक है, नेशनलिज्म पॉलिटिक्स के इतिहास में, ठीक है ना भाई, कि जहाँ पर एकता बढ़ाने की बात आ जाए तो उसमें क्या एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। पृष्ठभूमि की बात करूँ इस लखनऊ संधि की, तो ब्रिटिश विभाजनकारी नीति, आपको पता है भाई फूट डालो राज करो की नीति चलाते थे ये, ठीक है। तो ब्रिटिश की विभाजनकारी जो नीतियाँ है ना, नहीं भाई क्या करा, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर कर दिया, ठीक है भाई। ब्रिटिश की कैसी नीतियाँ थी जिससे जो हिंदू मुसलमान की जो एकता वो कमजोर होने लगी। और दोनों ही संगठनों ने यानी कि भाई मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन ने क्या करा भाई के खिलाफ एकता जरूरी है भाई, कि एकता होगी तभी काम बात बनेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने सोचा, तो इसलिए क्या करते हैं भाई ये क्या करते हैं, लखनऊ संधि करते हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस और लीग ने भारत के लिए स्वराज की मांग करी, ठीक है। इस समझौता जो करा इन्होंने, ठीक है। मुख्य प्रावधान क्या रहा इस लखनऊ संधि के, तो इन्होंने क्या करा भाई, दोनों ने ही, कांग्रेस और लीग ने भारत के लिए स्वराज की मांग करी, और मुस्लिम लीग ने भाई धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग भी कर दी इसमें, ठीक है। और समझौते के तहत भाई दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक विवादों को हल करने की शर्तें तय हुई, ठीक है भाई। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच क्या होता है भाई, जो भी सांप्रदायिक विवाद चल रहे हैं ना दोनों के बीच में, उसको हल करने की शर्तें तय हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं भाई ये इसका मतलब थोड़ा कम टाइम के लिए रहा, ठीक है। फिर बाद में सब कुछ वैसा ही हो गया, ठीक है। अंग्रेजों ने फायदा उठाया इसका, हिंदू मुसलमान के जो बीच में लड़ाई है, देखो। तो महत्व की बात करूं इस लखनऊ संधि की, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना, ठीक है, लखनऊ संधि। और स्वराज के लिए आंदोलन को गति मिली, ठीक है ना भाई, कि स्वराज के लिए खुद का राज, स्वराज मतलब स्वयं का राज, तो उसके लिए आंदोलन को गति मिली। सीमाएं की बात करूं, क्या लिमिटेशन रही लखनऊ संधि की, तो समझौता क्या रहा भाई, अल्पकालिक रहा, बहुत कम समय के लिए रहा, ठीक है, साबित हुआ। बाद में मुस्लिम लीग ने क्या करा, अलग राष्ट्र की मांग उठा दी वापस, देखो ना, यहाँ पर एकता की बात करनी थी, लेकिन यहाँ पर अलग राष्ट्र की मांग उठाने लग गई, ठीक है भाई, समझ आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, कि भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था, ठीक है। आपको पता है आंदोलन हो रहे थे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके सरकार को जब लगा, ब्रिटिश सरकार को भाई भारत को सत्ता में शामिल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करने पड़ेगा, तो फिर भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 में, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ बातें आपको बतानी है, ठीक है, इस अधिनियम के बारे में, तो देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत में सबसे विस्तृत संवैधानिक सुधार था भारत के लिए, ठीक है ना। तो इसी के मुख्य प्रावधान की हम बात करेंगे। तो पहला भाई संघीय सरकार की स्थापना, ठीक है ना। संघीय सरकार मतलब सेंट्रल लेवल पर एक सरकार की स्थापना की गई इसके तहत, और प्रांतों और रियासतों को संघ में शामिल करने का प्रयास किया गया भाई, कि संघीय सरकार की स्थापना करने, जितने भी प्रांत है, जितने भी रियासतें, रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे एक
ऐसा क्षेत्र जहां पर एक राजा क्या कर रहा है, अपना शासन चला रहा है, ठीक है, किसके, ब्रिटिशों के अंडर में, ठीक है ना। तो रियासतों को भाई, प्रांतों को क्या करना है, संघ यानी कि भारत में शामिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन भाई ये रियासतों को संघ में शामिल नहीं कर पाए, ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है भाई, संघ अधूरा ही रहा, ठीक है। हालांकि रियासतों ने भागीदारी नहीं करी, मतलब कि प्रयास किया लेकिन नहीं करी, जिससे संघ क्या हो गया भाई, अधूरा रह गया, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है ना। तो प्रांतों को भाई अधिक अधिकार दिए गए, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रांतीय स्वायत्तता, भाई इस अधिनियम के बारे में बता रहा हूँ, प्रावधान कौन कौन से हैं, जितनी भी स्टेट्स थी, ठीक है, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई, छूट दी गई, ठीक है, अधिक अधिकार दिए गए। और गवर्नर के पास अब भी लेकिन अत्यधिक अधिकार थे, ठीक है, जो गवर्नर था ना रीजन अपने भारत का जो गवर्नर रहा, उसके पास अब भी क्या थे भाई, अधिकार थे, ठीक है, ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद प्रथम बार निर्वाचन अधिकार दिया गया, ठीक है, बहुत सीमित तौर पर, भाई वोट तो दे नहीं सकते थे लोग, ठीक है, तो बहुत सीमित तौर पर क्या भाई, मतदान का अधिकार दिया गया, यानी कि प्रथम बार निर्वाचन का अधिकार दिया गया उस 1935 अधिनियम के तहत। तो सीमित मताधिकार के तहत 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। और उसके बाद केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, हुआ क्या भाई कि एक केंद्रीय विधायिका की स्थापित की गई, मतलब एक शक्तिशाली केंद्रीय विधायिका स्थापित की गई जिसमें 2 सदन थे, ठीक है ना। आज की केंद्रीय विधायिका में तो 2 सदन है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा पता होगा आपको, ठीक है। तो इसी के तहत केंद्र में 2 ही सदनीय व्यवस्था यानी कि 2 सदन वाली व्यवस्था लागू की जाती है, ठीक है, केंद्रीय विधायिका स्थापित की गई, ठीक है। इसी के तहत अब 2 सदन कौन कौन से थे इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो फेडरल असेंबली जो कि भाई विधायिका मतलब कि संसद, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो फेडरल असेंबली इसे क्या निचला सदन कहा गया, ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य शामिल थे, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट लोगों ने भी चुन लिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए, ठीक है ना। तो उनके द्वारा चुने गए सदस्य शामिल थे इसमें फेडरल असेंबली में, ठीक है ना। उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स की मैं बात कर लूँ तो इसे उच्च सदन कहा गया, ठीक है ना, और जिसके सदस्य आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से चुने गए थे, ठीक है भाई, नामांकित करके चुन लिए गए, तो ध्यान रखना। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल असेंबली, ठीक है, आपकी इच्छा, लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जो मैंने पीछे बताया ना बता सकते हो, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है भाई कि इनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। 2 सदन कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया, आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद, ठीक है ना। आपको आज के टाइम पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसकी स्थापना कब होती है, 1885 में होती है, कब, 1885 में होती है, ठीक है। कौन इसका संस्थापक होता है, ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम होता है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित विवाद है कुछ, ठीक है ना, इसकी स्थापना से संबंधित कुछ विवाद हैं, आपको यही बताने हैं, ठीक है। बेसिकली 3 विवाद हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में इसकी स्थापना होती है, इसको लेकर 3 प्रमुख दृष्टिकोण कह लो या विवाद हैं, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला भाई आधिकारिक षड्यंत्र सिद्धांत, ठीक है ना, पहला सिद्धांत ये बोला जाता है। तो ए ओ ह्यूम ने इसे भाई सुरक्षा वाल्व, ठीक है, के रूप में स्थापित किया ताकि शिक्षित भारतीयों के असंतोष को नियंत्रित किया जा सके। देखो हुआ क्या ना कि पता आपको 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके बाद दोबारा ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भाई भारतीयों को कुछ भी परेशानी है, कुछ भी असंतोष उत्पन्न है उनके मन में कुछ है, तो वो आगे क्या करे भाई, यहाँ पर भाई वो कांग्रेस से आके बातचीत कर ले, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। ऐसा किसने कहा, ए हो ह्यूम ने कहा, जो इसके संस्थापक है, ठीक है, अंग्रेज हैं ये, ध्यान रखना भाई। ए ह्यूम ने भाई इसे सुरक्षा वाल्व के रूप में भाई स्थापित किया कांग्रेस को, और ये उन्होंने कहा कि ताकि शिक्षित भारतीयों के बीच में जो असंतोष है ना उसको नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, उनकी जो भी समस्या है वो आके हमसे बात कर सके, ठीक है। हालांकि ह्यूम के भारतीय कल्याण के प्रति समर्पण सिद्धांत को चुनौती देता था, ठीक है, जो ह्यूम का भारतीय कल्याण के प्रति जो समर्पण है ना, इस सिद्धांत को चुनौती देता है, कौन सा, आधिकारिक षड्यंत्र सिद्धांत को, ठीक है ना, कि भाई क्योंकि जो ए हो ह्यूम है वो इसके लिए कि भाई भारत का जो असंतोष को नियंत्रित कर सके, उनके लिए बात कर सके, इसलिए स्थापना की गई है। तो इसलिए भाई जो आधिकारिक षड्यंत्र का सिद्धांत है, उनका जो समर्पण था भारतीयों के कल्याण के प्रति, उसको चुनौती देता है, ठीक है, इस सिद्धांत को। आपको सिद्धांत बताने हैं भाई कौन कौन से विवाद हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, भारतीय अभिजात वर्ग की महत्वाकांक्षा। भाई ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस है ना वो भारतीय अभिजात वर्ग का स्वार्थी मंच है, कि मतलब कि इसके अंदर सारे अभिजात वर्ग ही है भाई, ठीक है। तो ये दूसरा क्या है भाई सिद्धांत है
या दूसरा विवाद का मुद्दा आप कह लो कि कहा गया कि जो कांग्रेस है ना वो भारतीय अभिजात वर्ग का स्वार्थी मंच है। ठीक है, हालांकि कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए काम किया है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए काम किया है और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई है। ठीक है, तो बोला जाता है कि भाई अभिजात वर्ग का स्वार्थी मंच है बेसिकली। ठीक है, कांग्रेस, बाकी हम बात करें कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता स्वतंत्रता के लिए भी काम किया और नस्लीय भेदभाव के लिए भी आवाज उठाई है। ठीक है, समझ आ गया। तीसरा जो विवाद है, ठीक है, अखिल भारतीय मंच की आवश्यकता। तो 1880 के दशक में भाई सामाजिक आर्थिक असमानता और शिक्षित वर्ग के उदय ने राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को जन्म दिया। ठीक है ना, और कांग्रेस ने क्षेत्रीय संगठनों को जोड़कर राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। ठीक है ना, तो भाई एक ये भी है सिद्धांत दृष्टिकोण कह लो क्या कांग्रेस की उत्पत्ति को लेकर। ठीक है भाई, 1880 के दशक में क्या हुआ है, सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, शिक्षित वर्ग का उदय हो जाता है जिसने क्या एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को जन्म दिया, जिससे फिर कांग्रेस बन जाता है। ठीक है, और कांग्रेस ने क्या करा, जितने भी क्षेत्रीय संगठन है उसको जोड़कर एक राष्ट्रीय मंच प्रदान कर दिया, जितने भी क्षेत्रीय संगठन है उनको। ठीक है ना, जब भी कांग्रेस बनता है तो उनकी उत्पत्ति को लेकर विवाद है, दृष्टिकोण, सिद्धांत, आप जो मर्जी कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन बहुत मज़ेदार है भाई। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो ना, एग्ज़ाम में ज़रूर खुश हो जाओगे जब जाओगे बैठ के एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दोगे तो आपको खुश हो जाओगे। ठीक है, हाँ भाई, कि आपको सब कुछ आता है अगर आपने मेरी एक बात ध्यान से सुनी है तो। ठीक है भाई, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपको असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है, तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर जाना है ignofreeassignment.com। आपको असाइनमेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, जाओ अपना कोड सर्च करो, असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है भाई, असाइनमेंट सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।